सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हुई है, एक बार कंफर्म करेंगे। एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए। सर भक्ति मूवमेंट नहीं कराया आपने, अच्छा हिस्ट्री ख़त्म हो गई क्या? हम्म? नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मुग़ल एम्पायर। वॉइस आई थिंक गई होगी, लेकिन अभी आ गई होगी। एक बार कंफर्म करो जल्दी से। सर ऐप पे आपकी चॉइस धीमे हो जाती है, मतलब? चलिए, अभी वॉइस आ रही है, एक बार कंफर्म करेंगे। सर ऐप पे आपकी चॉइस थी। पता नहीं यार क्या इशू आ रहा है, एक सेकंड रुकना जरा। पता नहीं क्या इशू आता है इसमें सारी। पता नहीं क्या इशू आता है इसमें सारी। अभी एक बार कंफर्म करना, ठीक है? मैथ्स की बुक डाल दीजिए। पता नहीं क्या इशू आता है इसमें सारी। अभी एक बार कंफर्म करना, ठीक है? अभी ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मुग़ल एम्पायर। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जहाँ पर हमने अपना दिल्ली सल्तनत ख़त्म किया था। एक्चुअली में पिछला लेक्चर तो हमारा विजयनगर और बहमानीस के बारे में था, लेकिन उसका जो पिछला लेक्चर था वो दिल्ली सल्तनत के बारे में था। और दिल्ली सल्तनत है किसके साथ? वो एंड होती है लोधी डायनेस्टी से, ठीक है? थिंक अभी इसमें ठीक है, तो लोधी जो डायनेस्टी है उससे एंड होता है किसका? दिल्ली सल्तनत का। और लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर हुआ इब्राहिम लोधी, उसको हराने का काम करता है बाबर, ठीक है? आई होप सभी लोगों ने मुगल्स के बारे में तो अपने स्कूल डेज़ में पढ़ा ही होगा, ठीक है? हिस्ट्री में काफ़ी जोर दिया जाता है हमारे मुगल्स पे, तो मुगल्स के नाम तो सभी को पता होंगे, बाबर, हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, है ना? तो इन तीनों के बारे में आज जो है हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले। तो लोधी डायनेस्टी की अगर बात करें तो हमने ये पढ़ा था कि लोधी डायनेस्टी को फाउंड किया था बहलोल लोधी ने। देन उसके बाद आया था सिकंदर लोधी, जिसकी की जो पोएम्स हैं उसको हम गुलरुखी के नाम से जानते हैं। और इसने गज़े सिकंदरी करके एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस करी थी, और डबल डोम आर्किटेक्चर इसने मौत की मस्जिद बिल्ड करवाया था, और आगरा इसने जो है सिटी को बिल्ड करवाया था। देन इसके बाद आया था इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी के साथ दिक्कत ये थी, इसकी लिबरल पॉलिसीज़, यानी कि ये स्ट्रिक्ट रूलर नहीं था और इसकी पॉलिसीज़ काफ़ी लिबरल थी। लिबरल इन दी सेंस की जैसे जो हिंदूज़ हैं उनको हाई पोस्ट पे अपॉइंट करना, उनके खिलाफ ज़्यादा एक्शन ना लेना। तो इसके चलते जो इस्लामिस्ट या फिर मुस्लिम नोबिलिटी थी वो थोड़ा सा इससे खफा थी। और इसमें इसके खुद के घर वाले, जैसे कि अभी हम देखेंगे दौलत खान लोधी करके एक था इसका एक रिलेटिव इब्राहिम लोधी का, तो उसने बाबर को यहाँ पर इनवाइट किया इंडिया में कि आओ दिल्ली पे और लड़ो आके। अब ये बाबर था कौन?
उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये तो हम जानते ही हैं कि यहाँ पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, और उसमें बाबर की जीत होती है। लेकिन अगेन बाबर था कौन? तो उसका ओरिजिनल नेम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसने पादशाह का टाइटल अज्यूम किया था। पादशाह का मतलब क्या होता है, और अभी हम देखेंगे कि पादशाह नामा किसने लिखी, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि पादशाह का टाइटल क्यों अज्यूम किया, क्योंकि इससे पहले जो सभी थे वो सुल्तान का एक तरह से टाइटल अज्यूम करते थे कि एक तरह से हम प्रॉफिट मोहम्मद के बिहाफ पे एक तरह से हम अभी रूल कर रहे हैं। बट पादशाह का मतलब होता है कि काइंड ऑफ सुल्तानशिप नहीं है, यानी कि हम इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे हैं। ठीक है, दौलत खान लोदी ने इनवाइट किया था इसको, और ये जो है बाबर एक उज़्बेक था। उज़्बेक का मतलब है ये उज़्बेकिस्तान, जो प्रेजेंट है उज़्बेकिस्तान आपको अफ़गानिस्तान के ऊपर देखने को मिलेगा, वहाँ से बिलोंग करता था बाबर। बाबर जब 12 साल का था, व्हेन ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, ये फरगना का रूलर बना। फरगना कहाँ पर है? फरगना उज़्बेकिस्तान में ही है। तो जब 12 साल का था, यानी कि 1494 में, तो फरगना के थ्रोन पे बैठा। अब 12 साल में क्या ही रूल कर पा रहा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से उज़्बेकिस्तान में ही एक और मंगोल ग्रुप था, क्योंकि उज़्बेक जो है खुद को मंगोल्स बोलते थे। उज़्बेकिस्तान करके ऐसे कोई सेपरेट कंट्री नहीं थी उस समय, तो ये खुद को मंगोल बताते थे। यहाँ तक कि जो बाबर भी था वो खुद को फादर के साइड से बताता था कि फादर के साइड से हम तैमूर के वंशज हैं, और मदर के साइड से चंगेज़ खान। ठीक है, चंगेज़ खान। अब जरा कमेंट में जल्दी से बताइए चंगेज़ खान ने कब अटैक किया था इंडिया पे, और उस समय इंडिया पे कौन रूल कर रहा था, और तैमूर ने जब इंडिया के पास पास ट्रांस ऑक्शियाना एम्पायर में इसने रेन अपना किया 1219 में, तो उस समय इंडिया पे कौन रूल कर रहा था। और इसने जो है बाबर की अगर बात करें तो जब वहाँ से इसको भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया, तो आप ऐसे समझ लीजिए फरगना है। तो फरगना से इसने शरण ली कहाँ पर? काबुल में। और इसको पता था कि अगर काबुल से फिर से एक कोई प्रेजेंट मतलब इस तरह से स्टेबल बेस नहीं चुना तो फिर काबुल से भी मार के भगा दिए जाएंगे। तो इसने जो है, इसीलिए इसकी कहाँ पर नज़र थी? दिल्ली पे नज़र थी। ठीक है, कि दिल्ली में कब इसको टाइम मिले और कब ये इन्वेजन करे। तो देखिए 1504 में काबुल में आके बैठ गया था, यानी अब कितने साल का होगा बाबर? तो अभी देखिए 10 साल यानी कि 22 साल का हो चुका है। ठीक है, बाबर अभी उसने डायरेक्टली अटैक नहीं किया दिल्ली में, बिकॉज उसको पता है कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत बैठी हुई है, और अगर उस टाइम पे सिकंदर लोधी यहाँ पर रूल कर रहा था, तो अगर उसने इस टाइम पर अभी अटैक किया तो उसको मुँह की खानी पड़ सकती है। तो वो सही टाइम का इंतज़ार कर रहा था, तो सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है। ठीक है, तो अब इसने किया क्या? एक्चुअल में दौलत खान लोधी का सपोर्ट लिया। दौलत खान लोधी, जैसे मैं बताया, इब्राहिम लोधी का एक रिलेटिव था, और दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी से चिढ़ा हुआ था, तो उसने इनवाइट किया। सोचा कि भाई ये बाबर को बुलाएंगे, इसको हराएगा और यहाँ से वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो बात अलग है। ठीक है, तो 1494 में 12 साल की उम्र में फरगना पे बैठता है, 1504 में काबुल पर कब्जा करता है, और फाइनली अटैक कब करता है दिल्ली में? 1526 में, 1526 एडी में। पानीपत ये दिल्ली के पास में पड़ता है। दिल्ली में बैटल नहीं लड़े गए थे, जैसे कि हमने देखा था गौरी ने भी तराइन का युद्ध लड़ा था। ठीक है, क्यों? बिकॉज जो दिल्ली का रूलर था वो खुद भी नहीं लड़ना चाहता था यहाँ पे, बिकॉज ये अरावली यानी थोड़ा हिल पे सिचुएटेड है। आपको पता है कि जो हमारी अरावलीज हैं दे रन फ्रॉम गुजरात, राजस्थान टिल दी दिल्ली, हरियाणा तक भी जाती हैं। तो दिल्ली का जो एकदम अरावली का जो एंड है वो दिल्ली में। जो आपने रायसीना डायलॉग सुना होगा, तो रायसीना पहाड़ियों पे होता है। रायसीना की जो पहाड़ियाँ हैं वहीं पे आपका जो प्रेसिडेंट हाउस वगैरह ये सब सिचुएटेड है, और वो किसका पार्ट है? वो अरावलीज का पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसने हराया कैसे, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया कैसे? क्योंकि अगर हम फोर्स की कंपैरिजन करें तो बाबर की फोर्स वाज नोवेयर इन फ्रंट ऑफ, अगर हम नंबर की बात करें तो वाज नोवेयर इन फ्रंट ऑफ द इब्राहिम लोदी की जो फोर्स थी। बहुत लार्ज थी फोर्स इब्राहिम लोदी की एज कम्पेयर टू बाबर। तो फिर भी हराया कैसे? तो हराया कैसे बाबर ने? उसके लिए उसने मिलिट्री स्ट्रैटेजी का यूज़ किया। यहाँ पर किस तरह की स्ट्रैटेजी? इसको हम बोलते हैं तुलगमा फॉर्मेशन। ठीक है, तुलगमा फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसमें किया क्या जाता है? साइड से अटैक किया जाता है। तो बाबर ने भी जानबूझ के ऐसी साइड चुनी थी पानीपत की भाई वो इधर उधर क्या हो, हिल्स हो। ठीक है, ज़्यादा बहुत वाइड एरिया ना हो। बहुत वाइड एरिया क्यों ना हो? क्योंकि अगर जब हम साइड से अटैक करेंगे, और साइड से हम अटैक क्यों कर रहे हैं? जो हमारी एनिमी फोर्सेज है उसको कहीं से जाने का मौका ना मिले, एक्सेप्ट पीछे भाग सकती है, और पीछे भी अब ज़्यादा वो भाग सकती नहीं थी। क्यों?
क्योंकि बोला जाता है कि बाबर ने सबसे पहले इंडिया में गन पाउडर का यूज़ किया, लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू। बिकॉज अगर जब हमने विजयनगर और बहमानी इसके बारे में पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि इनके बीच में बड़े सक्सेसिव बैटल्स चले, आपस में लड़ते रहते थे, दोस्ती भी थी, एनमिटी भी थी, और एट दी एंड 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा होता है, जिसको बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी बोलते हैं, और उस युद्ध में विजयनगर की हार होती है। ठीक है, अली रामा राय और सदाशिव राय दोनों लोग थे, और बहमानी की जीत हो जाती है। तो वो लोग क्यों आपस में लड़ रहे थे, उसका एक कारण ट्रेड भी था, और ट्रेड में गन पाउडर ट्रेड होता था पुर्तगालियों के थ्रू। ठीक है, बिकॉज पहला पुर्तगाली 1498 में आया था, 1336 में विजयनगर, और 1347 में 1336 में विजयनगर, 1347 में बहमानी वो सेटअप हुए थे, इस्टेब्लिश हुए थे, और 1498 में वास्को डिगामा आया था। और ऑब्वियस सी बात है वो सारी चीज़ें कुछ लेके आया हुआ, जिसमें कि गन पाउडर भी है, और इसी का ट्रेड होता था, हॉर्सेस का होता था, गन पाउडर का भी होता था, तो पहले से ही पता था। लेकिन मैसिव तरीके से गन पाउडर का यूज़ किसने किया, बाबर ने यूज़ किया, जहाँ पर उसने तोपों का यूज़ किया, जो तोप होती हैं उनका यूज़ किया, और जो लंबी लंबी दुनाली होती है उनका भी इसने यहाँ पर यूज़ किया। क्यों यूज़ किया, बिकॉज यूजुअली उस टाइम की जो आर्मीज़ होती थी दिल्ली सल्तनत की, चाहे वो राजपूत रूलर्स की भी क्यों ना रही हो, बिकॉज हमें पता है दिल्ली में सबसे पहले तोमर से आया, देन चौहान से आया, देन उसके बाद ये इस्लामिस्ट रूलर आया, या फिर बाकी भी जो राजपूत रूलर इधर उधर थे, गहड़वाल हों, चाहे आपके राठौर से, चाहे परमार से, सब यही इसी का स्ट्रैटेजी का यूज़ कर रहे थे कि भाई यहाँ से हाथी की सेना भेज देंगे, जिसके पास ज़्यादा हाथी की सेना होगी तो वो जीत जाता था, क्योंकि वो सब ट्रेंड हाथी होते थे कुचलने के लिए जो भी एनिमी की होती थी। तो अब इसने क्या किया, क्योंकि हाथी को डर लगता है अगर बहुत जोर का साउंड आता है, ठीक है, तो उसने यूज़ किया इसका। वैसे तो ड्रम्स का भी पहले यूज़ किया था, लेकिन ड्रम्स की ट्रेनिंग पहले ही मिल चुकी थी हाथियों को कि भाई अब ड्रम का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर इसने तोहफों का यूज़ किस लिए किया होगा, एक तो मारने के लिए, अटैक करने के लिए तो डायरेक्टली किया ही, प्लस हाथियों को डराने के लिए। तो हाथी क्या है कि वो भी वापस, जब ये तोहफें चली तो वापस की ओर भागने लगते थे, तो और वो भी एकदम लार्ज काइंड ऑफ मैसेकर जो एनिमी की फोर्स में करना होता था वो अपनी फोर्स पे कर देते थे। कौन, जो हाथी होते थे, बिकॉज उसके लिए वो ट्रेंड नहीं थी, वो ऐसी आवाज़ उन्होंने पहले सुनी नहीं थी। ठीक है, तो इसी की वजह से तुगलमा फॉर्मेशन जो है यहाँ पर काम कर जाता है, और इसको रूमी बोलते हैं। ये जो मैंने बताया ना आपको कि हाथी मतलब यहाँ से तोहफों वगैरह को चलाना, ठीक है, सो दैट कि हाथी अपनी सेना पे वो एकदम चढ़ाई कर दें, तो उसको रूमी फॉर्मेशन भी बोलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस तुगलमा फॉर्मेशन से किया क्या, इसने दोनों ओर से घेर लिया इसको, और जब घेर लिया दोनों ओर से फोर्सेस को, और ये राइट ओर की जो राइट साइड की जो फोर्स थी ना, राइट साइड का जो तुगलमा है, उसको हम देखेंगे बाबर का जो बेटा है हुमायूं, वो लीड कर रहा था। और उसी के चलते क्या हुआ कि सारी यहाँ पे आके समा गई, कौन, जो इब्राहिम लोदी की फोर्स है, तो वो टिक नहीं पाई बाबर के सामने, और यही तुगलमा फॉर्मेशन होता है, तुलगमा फॉर्मेशन होता है, जो बाबर ने यूज़ किया 1526 के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, और बाबर ने यहाँ पर जीत हासिल करी इब्राहिम लोदी के ऊपर। अब यहाँ पे नंबर था ठीक है, अब यहाँ पे नंबर था उन लोगों का जिन लोगों को ऐसा माना जाता है कि बाबर ने हेल्प के लिए, गन पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस केमिकल्स, और उससे काइंड ऑफ जो पाउडर होता है जो समय पहले गन पे डाला जाता था, ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, भाई ये क्या है, एन बॉय, ये प्रो कोड ले लो, फ्री में ले लो, हैं क्यों? चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अब बारी थी बाकी लोगों की बाबर से लड़ने की। अब बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख रखा है कि उसने जो है उसको, उसकी डील हुई थी राणा सांगा के साथ भी। राणा सांगा उस समय मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, मेवाड़ कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, और राणा सांगा सिसोदी के राजपूत रूलर थे। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट राजपूत डायनेस्टी कंसिडर की जाती है, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन राणा सांगा जो मेवाड़ के थे, ठीक है, तो बाबर की ऐसा माना जाता है, बाबर ने बोला था कि राणा सांगा के साथ डील हुई थी कि हम यहाँ नॉर्थ से अटैक करेंगे इब्राहिम लोदी पे, और राणा सांगा साउथ से आएंगे। राणा सांगा हेल्प के लिए आया नहीं, तो राणा सांगा पे अटैक किया किसने, बाबर ने, क्योंकि इसको पता था कि सभी लोग दिल्ली पे बैठने के लिए काबिज हैं, एकदम आतुर बैठे हुए हैं। राणा सांगा हो चाहे दौलत खान लोधी हो, सबको लग रहा था कि बाबर आएगा और चला जाएगा, लेकिन बाबर उस मंशा से आया नहीं, तो बाबर तो रूल करने आया था यहाँ पर दिल्ली में। ठीक है, इसलिए बाबर, ये जो मंगोल्स का हम इन्वेजन नहीं बोलते हैं, मंगोल्स जैसे हमने अभी इस्लामिक इन्वेजन पढ़ा, चाहे वो ये कासिम का पढ़ा हमने 712 एडी में, चाहे गजनवी का पढ़ा स्टार्टिंग ऑफ 11th सेंचुरी एडी में, चाहे गौरी का पढ़ा 1190s के टाइम पे, यानी कि 12th सेंचुरी एडी में,
वो सारे इन्वेजन थे, यानी कि लूटने के लिए आए थे, बट ये लूटने के लिए नहीं, सेटल होने के लिए आया था। तो 1527 में राणा सांगा पर अटैक करता है मेवाड़ पे, जिसको हम बैटल ऑफ खानवा बोलते हैं, और यहाँ पर राणा सांगा की होती है डिफीट, जिसने सबसे पहले इनको सबड्यू किया। राणा सांगा को इस बैटल में हेल्प कर रहे थे मेदिनी राय, जो चंदेरी के राजपूत रूलर थे, उन्होंने हेल्प करी। तो चंदेरी में हराया मेदिनी राय को 1528 में। किसने? बाबर ने। सारे बाबर के बैटल्स हैं, ठीक है। ये डिफीटेड अफगान्स इन बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा में यहाँ पे इसने अफगान्स को हराया, एंड देन ही डाइड एट आगरा, ठीक है। तो पहला बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ, खानवा हुआ, चंदेरी हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना ये चीज़ कि घाघरा में एक्चुअल में अफगान्स कौन थे? तो ये महमूद लोदी था, ठीक है। लोदी का ही एक वंशज था। तो अकबर ने सोचा कि भाई इनको भी साइड कर ही देते हैं सबका, ठीक है, सबको साइड करते हैं, तब आराम से दिल्ली में बैठते हैं। और जब दिल्ली में बैठने गया तो अगले साल ही बेचारा मर गया, डेथ हो गई इसकी। किसकी? बाबर की। सबसे पहले तो इसको बरी किया गया, दफनाया गया आगरा में, और देन इसका अभी प्रेजेंट डे में जो इसका मतलब जहाँ पर इसको दफनाया गया है वो काबुल अफ़गानिस्तान में इसकी कब्र बनी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक भी होती है बैटल्स ऑफ बाबर को याद करने के लिए, बिकॉज अगर हम ये देखें तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है 1526 में लड़ा गया, यानी कि सक्सेसिव इसने यहाँ पर 4 बैटल्स लड़े, पानीपत का, देन खानवा का, देन चंदेरी का, देन घाघरा का, देन बस हो गया, आपको लड़वाते ही रहो क्या। तो यहाँ पर कैसे इसको याद करेंगे? पहले पानी पिया बाबर ने, फिर खाना खाया, फिर थोड़ा चंदा लिया, किससे? मेदिनी राय से, कि थोड़ा ये राय दो, ठीक है, अपनी राय दो, थोड़ा चंदा दो हमें। और उसके बाद जो है ये घर को चला गया, लेकिन एक्चुअली में गया नहीं। कहाँ घर को? ऐसे समझ सकते हो दिल्ली को चला गया, दिल्ली उसका घर है, ठीक है। लेकिन अगले साल ही उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई 1530 में। ये जो आप देख सकते हैं चंदेरी का फोर्ट है, ठीक है। और यहीं पे ये मूवी जो है, कौन सी मूवी है ये? ऑटोबायोग्राफी की अगर बात करें तो इसकी है तुजुके बाबरी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो खुद से लिखी जाए, अपनी जीवनी, अपनी बायोग्राफी, उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। सभी को पता होगा, ठीक है। एंड यू नो इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं आपकी तो नहीं पता है तो पीएसपी सेट से पढ़ो, वो आपको समझाएंगे, बताएंगे। तुजुके बाबरी जो है टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी, तुर्क भाषा में लिखी गई थी। एंड हेयर ही गेव एक्सीलेंट अकाउंट ऑफ इंडिया एंड हिज एम्पायर, ट्रांसलेटेड इन पर्शियन, नेम्ड बाबरनामा बाई अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना हम देखेंगे अकबर के टाइम का, ये था एक नवरत्न है अकबर का, उसने इसको पर्शियन में कन्वर्ट किया, पर्शियन भाषा में कन्वर्ट करने का काम अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। लेकिन बाबर ने ओरिजिनली इसको टर्किश लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है। इसको इंग्लिश में मैडम बेवरेज ने ट्रांसलेट किया था। ये फैक्ट उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। कौन सा? लास्ट वाला। ये एक कबूली बाग मॉस्क है, एक मस्जिद है जो कि पानीपत में बनवाई बाबर ने, और ये एक आराम बाग है जो आगरा में बनवाया। किसने? यहीं पे आराम किया था, किसने? बाबर ने। एक तरह से आराम इन दी सेंस जब उसको बरी किया गया था। वो एक्चुअल में आराम बाग बाबर नहीं बनवाया था, लेकिन अभी इससे ए हट चुका है, ठीक है। योगी जी ने इससे ए हटा के इसको राम बाग करवा दिया, ठीक है। तो ये राम बाग हो चुका है अभी जो आगरा है, ठीक। अब आता है हुमायूं पिक्चर में। बाबर सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबर में किसी को? क्यों जी, किसी को बाबर में कोई दिक्कत तो नहीं है? तेल लगा के डाबर का, हाँ बेटा गैंग प्रो, स्पैम मत करो। हाँ, आराम बाग आगरा में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, चाहे कबूली बाग की मस्जिद हो या फिर ये राम बाग हो, ये आगरा में है। और ये अगर आप एक चीज़ ध्यान से यहाँ पर देखें तो बाबर ने 4 बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। 4 बाग मतलब ये जो मेन आर्किटेक्चरल बिल्डिंग होती थी उसके सामने इस तरह से 4 बाग निकलवाता था। ये तो प्रॉपर 4 बाग नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ 4 बाग ही है। यहाँ से रोड निकल रही, ये टाइप रोड तो नहीं है, टैंक बनवा रखा है, यहाँ पर एक काइंड ऑफ पानी होता है, और यहाँ पे इस तरह से 4 बाग निकल आते हैं। ये भी अगर हम देखें थोड़ा सा, 4 बाग आपको दिख नहीं रहा होगा। ऐसे ही आप चाहे ताजमहल देखें, ताजमहल तो आपने देखा होगा, सभी ने पिक्चर में देखा ही होगा, रियल में देखा हो ना देखा, मैंने भी रियल में नहीं देखा आज तक, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको पता है 4 बाग निकले हुए हैं। तो 4 बाग जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो बाबर ने इसमें मेंशन भी करी है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब इसके बेटे हुमायूं पे आते हैं, ठीक है। अब हुमायूं ने क्यों इसकी गद्दी संभाली? क्योंकि अभी हमने देखा हुमायूं एक तो इसका सबसे बड़ा बेटा था, एक बेटा तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अस्कर था, एक हिंडल था, एक कामरान था, अस्कर, हिंडन, कामरान मिर्ज़ा, और एक हुमायूं था। तो हुमायूं सबसे बड़ा वाला था, मतलब बड़ा बेटा था,
ठीक है। और उसने राइट साइड का जो तुलगमा है उसको लीड भी किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। तो ही वॉज एन ऑब्वियस सक्सेसर ऑफ बाबर। ही वॉज सन एंड दी ही वॉज दी एल्डेस्ट सन, इसको नोट करेंगे, एल्डेस्ट सन था बाबर का। 1530 पे थ्रोन पे बैठा और हिज सक्सेशन वॉज चैलेंज्ड बाई कामरान हिंडल अस्करी अलॉन्ग विद अफगान्स। तो हुमायूं और उस हुमायूं का जो सक्सेशन था उसको ऑब्वियस सी बात है उसके ब्रदर से चैलेंज फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सबको किंग बनना है, चाहे वो कामरान हो, कामरान मिर्ज़ा हो, चाहे हिंडल हो, चाहे अस्करी हो। अब कामरान मिर्ज़ा सबसे पहले क्या हुआ, इसने अपना जो है रिवोल्ट किया, तो हुमायूं और हिंडल मिल के लड़े। हिंडल मर गया इसी में ही, कामरान के साथ युद्ध करने में हिंडल मारा गया। अस्करी का भी अभी हम देखेंगे, अस्करी को भी बाद में हुमायूं ने इनको बंद करवा दिया जेल में। क्यों बंद करवा दिया उसकी पूरी स्टोरी अभी समझते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या, हुमायूं को 2 बैटल्स लड़ने पड़े। अब हुमायूं को सिर्फ अपने भाइयों से ही एक तरह से नहीं लड़ना था फॉर द थ्रोन, फॉर द सक्सेशन ऑफ थ्रोन, बल्कि अफ़गान से भी लड़ना था। यहाँ पर एक अफ़गान बैठा हुआ था बिहार में और उसका नाम था शेर शाह सूरी। ये शेर शाह सूरी जो है इसने भी हेल्प करी थी बाबर की इन दी बैटल ऑफ पानीपत, नहीं बैटल ऑफ चंदेरी जो मदनी राय के साथ लड़ा था बाबर ने इन द ईयर 1528, उसमें हेल्प करी थी। तो ये जो है धीरे 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 इस पर्टिकुलर प्रोविंस में ये जो बिहार और बंगाल वाला है ये पावरफुल हो रहा था। ठीक है, ये अपनी पावर्स को कंसोलिडेट कर रहा था। तो उसी टाइम पे गुजरात का रूलर जब हुमायूं यहाँ पर मतलब अफगान्स को थोड़ा सा इनका मुँह शांत करने जा रहा था, तो यहाँ से गुजरात का एक रूलर यहाँ पर दिल्ली में चढ़ाई करने आ रहा था। तो जल्दी से हुमायूं को यहाँ से शेर शाह के साथ काइंड ऑफ एग्रीमेंट करके वापस लौटना पड़ा। कहाँ पे? दिल्ली की तरफ। और ये वापस चला गया। फिर हुमायूं ने सोचा पहले वहाँ जाने से पहले इनको ही थोड़ा सा दबा के आते हैं। ठीक है, रूलर का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुजरात में यहाँ पर इनको खत्मा करके आता है एक जो रूलर था यहाँ का, और अस्करी को बिठा के आता है यहाँ पे। अस्करी फिर से थ्रोन से हटा दिए जाते हैं बिकॉज अस्करी वॉज नॉट अ पावरफुल काइंड ऑफ रूलर। फिर उसके बाद फिर हुमायूं अब यहाँ पर जाता है शेर शाह के पास लड़ने। कौन सा बैटल? चौसा, चौसा का युद्ध। ये बक्सर के पास जगह पड़ती है बिहार में, और वहाँ पर ये बैटल होता है 1539 1539 में। हारता है कौन? हुमायूं। भागता है कौन? हुमायूं। दबे पाँव कौन? हुमायूं। तो यहाँ पर जब चौसा में हारा हुमायूं शेर शाह से, तो वो दबे पाँव पीछे भागा। और क्योंकि अगर हम देखें तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी अभी तक दिल्ली सल्तनत में भी, कि यहाँ पर हमने कम चीज़ें पढ़ी हैं। आपने क्या नोटिस करी चीज़? बंगाल में बलबन के टाइम पे जिक्र हुआ था, तुगरिल बेग ने सबसे पहले विद्रोह छेड़ दिया था, तो कैंची बनवा दी थी बलबन ने। यहाँ पर हमने अलाउद्दीन खिलजी वगैरह कुछ ज़्यादा पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काबिज़ करना अपनी हुकूमत को, देख रहे हो कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं सब दिल्ली सल्तनत का, ये सब मुगल्स का, ये सब इन्फ्लुएंस है मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाने का। तो यहाँ पर कोई काबिज़ नहीं कर पाया अपनी सत्ता को। क्यों काबिज़ नहीं कर पाया? क्योंकि इंशाअल्लाह यहाँ पर जो कंडीशंस हैं, नेचुरल कंडीशंस हैं, वो फेवरेबल नहीं है। क्यों फेवरेबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर फ्लडिंग हो जाती है। जो रिवर्स हैं, खासकर आपने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या होगा, पढ़ा है मैंने तो, पढ़ा ही होगा तुमने, हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है कोसी, सॉर ऑफ बिहार। क्यों? क्योंकि फ्लडिंग ले आती है वो एकदम से। तो इस वजह से वहाँ पर फोर्स, और ऐसा नहीं कि बस एक दिन बैटल चल रहा बस हो गया, महीनों चलते थे। ठीक है, महीनों चलते थे। अब घोड़ों में फोर्सेज जा रही तो महीनों महीनों वहाँ पर फोर्सेज रहती थी। तो फ्लडिंग के चक्कर में वही हुमायूं के साथ भी हुआ, इसकी फोर्स को वापस यहाँ पर भाग गई, और जब भाग गई तो इसको ही भागना पड़ा, हार गया। ठीक है, शेर शाह बोलता है बहुत सही टाइम है, बोलता भगाओ जरा इनको, और भगाते भगाते कन्नौज तक भागा। कन्नौज में फिर इनको मारा। ठीक है, कन्नौज में बिलग्राम करके एक जगह पड़ती है कन्नौज के पास, वहाँ पे जरा बताओ कन्नौज के लिए कौन सा स्ट्रगल हुआ था 3 बड़ी डायनेस्टीज़ के बीच में? तो बैटल ऑफ बिलग्राम होता है। और बिलग्राम से क्या होता है, अब हुमायूं थोड़ा बहुत जो पैसा वैसा लेके और अपनी वाइफ को लेके, ठीक है सॉरी बेगम साहिबा को लेके निकल लिए। कहाँ? शेल्टर, इन्होंने अब शेल्टर लिया, शरण ली। असाफिद जो डायनेस्टी थी ईरान की, वहाँ पर शरण ली कि भैया शरण दे दो हमको, शेर शाह ने बहुत मारा। और इस वजह से हुमायूं को आफ्टर लूजिंग द 2 बैटल्स यहाँ से जाना पड़ा। कब? 1540 में। क्लियर यहाँ तक? लेकिन हुमायूं जो है वापस आता है। ठीक है,
ठीक है। हुमायूं वापस आता है शेर शाह सूरी की डेथ के बाद, क्योंकि शेर शाह सूरी जो है डाइड इन 1545, 1545 में शेर शाह सूरी फिर से मतलब इसकी डेथ हो जाती है और हुमायूं जो है अब फिर से वापस आता है 1545 में नहीं। हुमायूं रिटर्न्ड आफ्टर डेथ ऑफ शेर शाह सूरी इन द ईयर 1555। 1545 में मृत्यु हो जाती है शेर शाह सूरी की। कैसे होती है वो भी हम देखेंगे जब शेर शाह सूरी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन 1555 में बिकॉज शेर शाह सूरी के जो बेटे हैं वो 10 साल तक तकरीबन रूल किए और उसके बाद शेर शाह सूरी ने उनको हरा के यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में फिर से वो काबिज हो गया। तो हुमायूं की अगर बात करें तो उसकी जो बहन थी यानी बाबर की बेटी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं की जो बायोग्राफी है वो लिखी एंड दैट इज़ हुमायूं नामा। ठीक है। और जो हुमायूं है उसने दीन पना जो सिटी है उसको भी बिल्ट यहाँ पर बनवाया। ठीक है, दीन पना। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था राय पिथौड़ा तोमर वंश वालों ने बनवाया था। देन सिरी जो सेकेंड सिटी है दिल्ली की वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। ठीक है। और जो तुगलकाबाद है वो किसने बनवाया था, वो गयासुद्दीन तुगलक ने। ये दीन पनाह जो है ये डेवलप किया एज हिज सेकेंड कैपिटल, कि अगर कल को दिल्ली में अटैक हो जाता है तो शरण कहाँ लेंगे, यहाँ पर लेंगे। हुमायूं ने दीन पनाह यहाँ पर सिटी को बिल्ड किया। ठीक है। प्लस ये है हुमायूं का टूम्ब, हुमायूं का मकबरा, जिसको कि किसने बनवाया, हाजी बेगम ने। ठीक है। इट इज़ हुमायूंस टूम्ब। यहाँ पर भी हमें 4 बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। यहाँ से काइंड ऑफ एक रोड, यहाँ से काइंड ऑफ रोड, और यहाँ पर 2 ये बाग और 2 इधर के साइड बाग, तो ये 4 बाग है। ठीक है। तो ये है हुमायूंस टूम्ब जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। और इसको बनवाया था जो हाजी बेगम या फिर बीगा बेगम, इसकी जो वाइफ, ठीक है, बीगा बेगम और हाजी बेगम, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, बीगा या फिर हाजी बेगम, क्लियर थी चीज़। और जो मिर्ज़ा गयात था वो इसमें आर्किटेक्ट था। ठीक है, मिर्ज़ा गयात वॉज दी आर्किटेक्ट, क्लियर थी चीज़। आफ्टर शेर शाह's death, Humayun invaded India in 1555 and defeated his brothers, the Afghans, and he once again became the ruler. But after 1 year, लाइब्रेरी के स्टेयर्स चढ़ते वक्त इसकी हो जाती है डेथ, मृत्यु हो जाती है इसकी। किसकी, हुमायून की। अब हम हुमायून के बेटे अकबर पे आए, उससे पहले शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो शेर शाह सूरी के बारे में हमने अभी देखा कि इसने किस तरह से बैटल ऑफ चौसा 1539, बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में हराया किसको, हुमायूं को, भगाया किसको, हुमायूं को, भागा ईरान को, कौन, हुमायूं, और खुद यहाँ पर सत्ता में क्या हुआ, काबिज हुआ शेर शाह सूरी। तो ये किसका बेटा था, हसन खान का। हसन खान कौन था, एक जागीर था सासाराम का, तो उसका बेटा था। धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत ही एक इसमें वो गुण थे, होते हैं ना कि कुछ लोगों में गुण होते हैं, वो एकदम रूलर बनने वाले, वो गुण थे इसमें शेर शाह सूरी में। और कहा जाता है ही वॉज वेरी, मतलब बहुत ही ये उदारवादी टाइप था। उदारवादी इन द सेंस कि जैसे पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन कौन लाया था, बताओ जल्दी से, हु ब्रॉड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। एज सच वो इस नाम से नहीं लाया था, हिस्टोरियंस बस ने उसको नाम दे दिया उसकी पॉलिसीज़ को, ब्लड एंड आयरन। वो था बलबन। खिलजी भी बहुत ऐसे था, क्रूर था, और खिलजी से ज़्यादा क्रूर तो मोहम्मद बिन तुगलक था। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, अगर आप रिहला पढ़ें इब्न बतूता की, जो मोरक्को से ट्रैवलर आते इसके टाइम पे, मतलब इसने लिख रखा था कि रूम पे कहीं जाओ तो एकदम लाशें पड़ी हुई हैं, कटे फटे वो पड़े हुए हैं। एक बार अभी जो हमने पढ़ा नहीं था कि दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट कर दी थी देवगिरी तक। ठीक है, तो इसने मतलब जब इसको पता चला कि 2 आदमी तो आ ही नहीं रहे हैं, उसमें से एक पता नहीं क्या विकलांग था और एक जो है देख नहीं सकता था। जो देख नहीं सकता था उसको तो उसने किले से नीचे फेंकवा दिया, और जो चल नहीं सकता था उसको बोला घसीटते हुए लाओ इसको दिल्ली से दौलताबाद, समझ रहे हो, दिल्ली से लेके महाराष्ट्र के दौलताबाद जो अभी संभाजी नगर है वहाँ तक घसीटते हुए लाओ इसको, उसके बता। और ये मतलब रिहला में लिखा हुआ है, तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा सन की टाइप था। तो उसके जस्ट अपोजिट में आप शेर शाह सूरी को कंसिडर कर सकते हैं कि वॉज वेरी काइंड ऑफ लिबरल टाइप, और दयालु टाइप था। ठीक है। इब्राहिम लोदी ट्रांसफर्ड हिज फादर्स जागीर टू हिम। तो इब्राहिम लोदी के टाइम का था ये, तो मतलब जो जिसने कि इसके फादर को, शेर शाह के फादर को जागीर ट्रांसफ़र करी थी। और इसका जो ओरिजिनल नेम था दैट वाज फरीद खान। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल नेम था वो फरीद खान था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ओरिजिनल नेम। ठीक है। और शेर शाह का लड़ने के बाद, यानी सॉरी, ये बैटल ऑफ चौसा लड़ने के बाद इसने जो है क्या किया, इसने ये जो टाइटल है वो यहाँ पर अज्यूम किया।
ठीक है। तो फरीद खान इसका नाम था और ये कैसा था, अफ़गानी था। अभी तक जो ये थे दिल्ली, ये जो अभी मंगोल्स थे, ये उज़्बेक्स काइंड ऑफ थे, ठीक है, उज़्बेकिस्तान से थे, फिर इनको हम मंगोल बोल सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 1540 में हमें पता है कि हराया किसने, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को और कन्नौज में, और ये यहाँ से इसको भगा दिया। शेर शाह सूरी की अगर बात करें तो इसके बाद, इसको भगाने के बाद, हुमायूं को भगाने के बाद इसने मालवा पे कब्जा किया 1542 में, रणथंभौर, रायसीन, ठीक है, मारवाड़, देन चित्तौड़ एंड देन कलिंजर। तो ये सारे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि मालवा, रणथंभौर, रायसीन कब कब गया, बस थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे 1540 टू 53 के टाइम पे ये जो हिंदू राजपूत रूलर्स हैं। बिकॉज अब देखो, अब उसको बंगाल तो नहीं कब्जा करना, वो खुद ही बंगाल बिहार वाले रीजन से, तो उसको वो फ्रंटियर तो करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो उसने यहाँ पर इनको शांत करने का सोचा, फिर ये वाला फ्रंटियर जो इसने खोलने का सोचा कि इसको भी सिक्योर करते हैं, पहले राजपूत को ठंडा कर दें। लेकिन इससे पहले कि वो ठंडा करता, मतलब ठंडा कर ही दिया था ऑलमोस्ट, लेकिन ये सॉरी, हिंदू कुश वाला जो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंट है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, इसको सिक्योर करता, इससे पहले उसकी डेथ हो जाती है कलिंजर में। अब कलिंजर में कैसे डेथ होती है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। होता क्या है कि यहाँ पर ये जो कलिंजर का फोर्ट बना हुआ है, ठीक है, कलिंजर का फोर्ट में जब इसने चढ़ाई किया, क्योंकि उस समय बुंदेला जो चंदेल राजपूत रूलर्स थे उनका यहाँ पे रूल हुआ करता था, ठीक है, किसका, बुंदेला का। सर का फेवरेट कलिंजर, हाँ यार फेवरेट तो एक्चुअल में फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि एक्चुअल में मैं ज़्यादा कहीं गया नहीं हूँ, ठीक है। तो अब एक जगह है जहाँ मैं गया अभी रिसेंट में, और कभी मैंने ना कभी ज़्यादा, एक तो मैं घूमा भी नहीं हूँ ज़्यादा, और कभी फोर्ट तो कभी गया ही नहीं हूँ। तो हो सकता है इस वजह से मैं ओवर ग्लोरीफाई कर देता हूँ शायद चीज़ों को, मतलब कलिंजर के फोर्ट को, अब पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे अच्छा लगा, ठीक है। और वो जो कल कुंभ का वीडियो डाला था मैंने, उसमें भी जिक्र किया था, उसमें भी आप लोगों ने कमेंट किया, मुझे पता है, बिकॉज अक्खा इंडिया को मालूम है कि अपन जो है कलिंजर किला घूम के आया पिछले साल, ठीक है। तो ये यहीं पे, ये जो अंदर आपको दिख नहीं रहा है, जैसे आप घूम के जाएंगे, यहीं से है ये जो रास्ता है, यहीं पे ये नीलकंठ महादेव का मंदिर, कोई बड़ा मंदिर नहीं, बहुत छोटा सा मंदिर है, ठीक है। फेमस इसलिए नहीं है चाहे वो फोर्ट हो जाए, बिकॉज पूरा आसपास गांव है, बहुत ही लीस्ट डेवलप्ड, मतलब मेरी जो बड़ी मम्मी है वो यहीं पे, आप ये समझ लो ये उनका घर है, बिल्कुल उनका बगल में ही घर है, ठीक है। मैं भी जब कलिंजर फोर्ट गया था तो उनके घर भी मैं पहली बार गया था बड़ी मम्मी के अपने, ठीक है। बस मैंने सुना था कि कलिंजर कलिंजर कलिंजर, मुझे लगा ऐसे छोटा सा ही होगा फोर्ट, लेकिन हाँ ये बात तो है कि मतलब बहुत बड़ा। ये जो इसकी वॉल्स हैं, शायद आप देख पा रहे हो, ये वेट हैं, गीली हैं, ये वेट, पानी कहाँ से आता है इनमें ये किसी को नहीं पता है। इसमें ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ एक कहावत है भाई, जितने भी साइंटिस्ट वगैरह जो भी हैं साइंटिफिक तरीके से भी देख चुके हैं, कोई पता नहीं लगा पाया है कि ये पानी आता कहाँ से, क्योंकि ये जो कलिंजर का फोर्ट है ये बुंदेला रीजन में, बुंदेलखंड रीजन में। अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि जो पूरा हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नर्मदा रिवर के साउथ वाला पार्ट डेक्कन प्लेट्यू है, नॉर्थ उसका नर्मदा के नॉर्थ नहीं, नर्मदा के ऊपर सेंट्रल हाईलैंड है। तो यहाँ पे मेवाड़ का प्लेट्यू, मारवाड़ का प्लेट्यू, बुंदेलखंड और बघेलखंड, तो बुंदेलखंड का पार्ट है ये, यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट में। और कल मैंने आई थिंक एमपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट बोल दिया, तो उसमें वीडियो में, कुंभ वाले वीडियो में, आई होप सभी ने देखा होगा उस वीडियो को, काफ़ी बढ़िया वीडियो है वो, है ना। तो एक्चुअल में ये क्या है, यूपी और एमपी का बिल्कुल बॉर्डर है। अब पहले तो मैंने यूपी बोला था जब मैंने उसको मतलब ऑडियो को रिकॉर्ड किया था लेकिन मैंने बड़ी मम्मी को बोलते हुए सुना था कि एमपी में आता है, एमपी में आता है, तो शायद इसके ये वाला पार्ट यूपी में आता हो, और बड़ी मम्मी का जो मेरा घर हो वो शायद घर के यहीं पे गांव है, ठीक है। मतलब बहुत ही पिछड़ा इलाका है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है। मेरी बड़ी मम्मी भी बिल्कुल भी वो भी पढ़ी नहीं है, मतलब उनको बिल्कुल भी, किसका कॉल आ रहा है, ठीक है, उनका मतलब पूरा गांव ही इलिटरेट है, ठीक है, जो हमारी बड़ी मम्मी है। तो यहीं पे है वो नीलकंठ महादेव का मंदिर, जहाँ पर बोला जाता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था, है ना, वो कुंभ प्राप्त करने के लिए, वो अमृत कलश प्राप्त करने के लिए, तो उसके बाद शिव जी यहीं पर आके बैठे थे और उन्होंने काल को डिफीट किया था। काल को डिफीट करना उसी का मतलब होता है कलिंजर, काल जर, काल का मतलब काल टाइम, और जर का मतलब होता है डिफीट, ठीक है। तो यहीं पे है वो मंदिर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर। तो इसमें जो है काफ़ी, मतलब इसने अटैक किया शेर शाह सूरी ने, ठीक है। मतलब वैसे भी पहले भी इसमें इस्लामिक इन्वेजन हो चुके हैं, शेर शाह सूरी से पहले भी इस्लामिक इन्वेजन हो चुके हैं, और उसके साफ साफ देखने को मिलते हैं जितनी भी मूर्तियाँ, जितने भी शिवलिंग हैं, सब टूटे हुए आपको मिलेंगे, सब टूटे हैं, ठीक है। किसी की नाक तोड़ रखी है देवता की, देवी देवताओं की, किसी का पैर तोड़ रखा है, मतलब आपको एक बहुत ही, यहाँ पर आप जाएंगे, नीचे उतरेंगे, यहाँ पर स्टेयर्स हैं,
बहुत बड़ी सी, मैंने पिक्चर पोस्ट करी थी, भैरव जी का, मतलब वॉल पे ही, ठीक है, दीवार पे ही, चट्टान पे ही पूरा बना रखा है भैरव जी का, ठीक है। मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था। वो भी पूरा मतलब नाक तोड़ रखी है, मतलब पूरा उसको कर रखा है, लेकिन फिर भी विजिबल है कि ये भैरव जी हैं। पूरा कंकाल वंकाल उन्होंने पहन रखा है, तो बहुत बड़ी से वो, मतलब इसी वजह से मैं काफ़ी ऑस्ट्रक हो गया, ऑस्ट्रक इन सेंस कि मतलब काफ़ी अच्छा लगा यार मुझे कि मतलब कैसे दीवार में बना दिया होगा। जब आप थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानते हो तो थोड़ा इंटरेस्ट आता है आपको देखने में। जिसको कुछ पता ही नहीं है तो उसको तो ऐसे ही है कि सेल्फी एल्फी लेने के लिए जाते हैं कि भाई सेल्फी ले लेते हैं यहाँ पे, सेल्फी ले लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये कलिंजा के फोर्ट की जो वॉल्स हैं बहुत मोटी हैं, तो जब ये तोड़ रहा था शेरशाह सूरी, ठीक है, तो उसी में माना जाता है कि एक जो बॉम्ब है जो ये लोग फेंक फेंक के मार रहे थे, वो शेरशाह सूरी के पास में गिरा और वहाँ पे पूरा असलाहा रखा हुआ था। तो उससे क्या होगा, आग लग गई, फट गया वो, और शेरशाह सूरी आधा जल गया, ठीक है। और उस समय मई की गर्मी थी, अब समझ लो मई की गर्मी है, ऊपर से जल गया, तो उसका क्या ही हाल हुआ होगा। लेकिन उसकी जो सेना थी उसने यहाँ पर एक तरह से चढ़ाई करने में, क्योंकि महीनों तक यहाँ पे रुका था। अब ये समझ लो कि आया होगा फरवरी मार्च के टाइम पे शेरशाह सूरी, और महीनों तक यहाँ पे सुरंगें बनी, क्योंकि डायरेक्टली आप नहीं चढ़ सकते, क्योंकि चढ़ाई पे होती है यार। मतलब कोई भी फोर्ट आप देखोगे तो चढ़ाई पे होता है, ये भी फोर्ट है चढ़ाई पे है, ये मतलब ऊंचाई पे स्थित होते हैं, और ऊपर से वॉल है, तो आपको ब्रेक ऐसे आसानी से नहीं आप घुस जाओगे कि भाई तुरंत घुस गया वहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये सब सुरंग उरंग बनाने पड़ती, तो सब सुरंग उरंग बनी, और उसके बाद यहाँ पर चढ़ाई करने में, और ये माना जाता है कि शेरशाह सूरी जो टेंट वेंट लगा के सब, जैसे आपने देखा होगा वो अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी का जो नहीं दिखाया गया था वो मूवी में पद्मावत में, तो उसमें दिखाया गया था कि वहीं पे टेंट वेंट बना के वो अलाउद्दीन खिलजी उसी में रहा, तो वैसे ही रहते थे। तो ये माना जाता है कि शेरशाह सूरी भले जला हुआ था, लेकिन उसने बोला कि भाई हमें चाहे कुछ भी हो लेकिन चढ़ाई करो वहाँ पर जाके। उसकी सेना ने चढ़ाई कर भी ली थी इसकी सांस रहते हुए, और जैसे चढ़ाई कर ली थी तो ही मतलब इसने अपने प्राण त्याग दिया। इंग्लिश आ नहीं रही थी इसकी तो इसने अपने प्राण त्याग दिए, और इसकी यहाँ पर हो जाती है डेथ। और जब डेथ हो जाती है इसकी, तो अब सत्ता पर काबिज होते हैं इसके बेटे, विच वर नॉट दैट मच एबल एज कंपेयर टू शेरशाह सूरी, जिसकी वजह से कलिंजर भी जाता है, ठीक है। कलिंजर पे ठीक है इन्होंने चढ़ाई तो कर दी थी, लेकिन मेन इसके बेटों ने देन दिल्ली से ही रूल किया, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक शिवलिंग मैंने भेजा भी था यहाँ पर, अगर आपने देखा हो फोटो, ठीक है, तो वो शिवलिंग ऐसा शिवलिंग था यहीं पे रखा हुआ, जस्ट इसी यहीं पे पास में ही, शिवलिंग के अंदर शिवलिंग, शिवलिंग के अंदर के शिवलिंग, समझ रहे हो, मतलब जैसे शिवलिंग है, इसके अंदर शिवलिंग, इसके अंदर शिवलिंग, उसके अंदर शिवलिंग, उसके अंदर शिवलिंग, जितना आप देख पाओगे उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। मैंने फोटो भी शेयर की थी, वो भी ऐसे मतलब पड़ा सा हुआ है, ठीक है, पूरा मतलब तहस नहस टाइप है वो, ठीक। शेरशाह सूरी की अगर बात करें तो ये रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब इसका एक तो एडमिनिस्ट्रेशन तगड़ा लेवल का था, एडमिनिस्ट्रेशन तगड़े लेवल का था, और इसने जो रोड कंस्ट्रक्ट करवाई वो भी तगड़े लेवल की थी। और जीटी रोड इसकी फेमस रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं आपने ज़रूर नाम सुना होगा, ये हमारे कानपुर से भी होकर जाती है। एक्चुअल में ये स्टार्ट होती है चिटगोंग बांग्लादेश से, या फिर ढाका बांग्लादेश से, और जाती है काबुल अफ़गानिस्तान तक, ठीक है। ये कानपुर से भी पास होती है, दिल्ली से भी जाती है ये। इसने बीच में लोगों के, अब जो ट्रेडर आ रहे हैं ट्रेड रूट के लिए इसने बनवाई थी, सो दैट ट्रेडर आए, ट्रेड बढ़ेगा तो टैक्स आएगा, ठीक है। तो सराई इसने बिल्ड करवाए थे। सराई क्या होते हैं, उन ट्रेडर्स के रुकने के लिए जो जगह होती है उनको सराई बोला जाता है। सिर्फ ये तो मैंने एक बड़ी सी रोड बताई आपको, और भी बहुत ऐसी सारी इसने रोड यहाँ पर बनवाई थी। ये तो इट वॉज द लॉन्गेस्ट रोड, जीटी रोड, जो आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। जैसे कि बादशाही सड़क बनवाई, लॉन्ग वॉक सड़क आज़म बनवाई, शाहराह आज़म बनवाया इसने, तो वो तो ठीक है। लेकिन सराई ध्यान रखना, ये बीच में रुकने के लिए हर दो घोड़े रखे जाते थे यहाँ पे, सो दैट अगर ज़रूरत पड़ जाए किसी ट्रेडर को तो उसको इस्तेमाल कर सके, ठीक है। जैसे आज मोटेल्स होते हैं, मोटेल आप जानते हैं ना, होटल और मोटेल में क्या अंतर होता है। मोटेल होते हैं ठहरने के लिए जो बीच में रोड में बनाए जाते हैं, तो मोटेल्स टाइप हो, उससे कंपेयर कर सकते हो। शेरशाह सूरी का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो बहुत तगड़ा था। जैसे मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यही जो एडमिनिस्ट्रेशन है शेरशाह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बाद में इसके बाद जो आता है अकबर, जो मुगल डायनेस्टी का रूलर था, उसने अडॉप्ट किया था। लैंड को पहले मेजर किया जाता था और 1/3 लैंड से रेवेन्यू फिक्स किया जाता था, और पट्टा दिया जाता था। पट्टा इन द सेंस कि भाई तुमने इतना रेवेन्यू देना है, हमने एसेस किया है तुम्हारी लैंड को, और तुम्हारी लैंड इतना उपज दे सकती है, और इतना का पट्टा, और तुम्हें कबूलियत। कबूलियत का मतलब है तुमने कबूल किया है कि हाँ तुम इतना दोगे। कबूलियत वो देता था, वो मतलब जो किसान है, कि हमने कबूल किया है कि हाँ इतना देंगे।
ज़मींदार वर रिमूव्ड एंड टैक्सेस कलेक्टेड डायरेक्टली, तो ज़मींदार को हटा के टैक्स डायरेक्टली कलेक्ट होता था। ये पुराना किला है दिल्ली में, जिसको शेर शाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है, जो पुरानी दिल्ली में है। अब आता है यहाँ पर अकबर। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी डेथ के बाद 1555 में हमारा हुमायूं भी आता है 1555 में, लेकिन 1556 में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही डेथ होती है तो उसका जो बेटा होता है बाबर, वो सॉरी अकबर, नॉट बाबर, अकबर, उसकी उम्र बहुत कम होती है, वो सिर्फ 13 साल का होता है। और एक चीज़, चलो अभी हम देख लेंगे, ठीक है, उसकी उम्र सिर्फ 13 साल की होती है। जैसे जब बाबर थ्रोन पे बैठा था तो 12 साल का था, और ये अकबर 13 साल का था। और 13 साल में यहाँ पर जो होता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, आप समझ लो। तब 13 साल की उम्र में यहाँ पर बैटल्स लड़े जा रहे हैं, और आज 13 साल के 12-13 साल के बच्चे इंस्टाग्राम पे रीलें बना रहे हैं। खैर, अकबर की अगर बात करेंगे तो अब 13 साल की उम्र में तो ये पानीपत का बैटल ऐसे लड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका जो एक रिएजेंट था, एक संरक्षक था, बैरम खान नाम था, जो हुमायूं के साथ था वो, तो मतलब हुमायूं का काफ़ी एबल और काफ़ी लॉयल था। तो उसने अकबर के बिहाफ पे काइंड ऑफ ये बैटल लड़ा, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। किसके साथ? अब किसके साथ लड़ा होगा? कौन था उस समय? भाई अफगान्स थे, अफगान्स थे ना, ये शेर शाह सूरी के जो डिसेंडेंट है। तो शेर शाह सूरी का जो डिसेंडेंट था आदिल शाह, इसने हेमू को भेजा। उसने सोचा यार 13 साल का बच्चा है, कौन है, क्या कर लेंगे। तो हेमू को भेजा, जो कि काफ़ी एक एबल मिलिट्री कमांडर था। हेमचंद्र इसका नाम था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, इन शॉर्ट हेमू। और बैरम खान ने क्या किया, हेमू की सीधा आंख को टारगेट किया और हेमू को मूर्छित कर दिया, वहीं पे पकड़ के ले गए और हेमू की गर्दन काट डाली, ठीक है। और जैसे ही हेमू की मतलब हेमू वॉज फॉलन फ्रॉम हिज हॉर्स, और हॉर्स तो नहीं बोलेंगे, जो एलिफेंट होता था, तो वैसे ही उसकी पूरी जो सेना है वो डिसिपेट हो गई। डिसिपेट इन द सेंस सब भाग गए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, राजा जब नहीं है, राजा भगवान के समान है, तो फिर प्रजा वो जो मतलब जो आर्मी है वो सोचते थे फिर हमारा क्या काम है, ठीक है, मतलब हम तो फिर सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। तो उनका यह था कि बस जान बचा के भाग लो बस यहाँ से, नहीं तो सब मारे जाओगे। तो ये होता था। तो हेमू को मारा और बैरम खान ने बहुत ही आसानी से, वैसे मतलब हेमू वॉज मोर एबल और फोर्स भी ज़्यादा थी हेमू की, और इसी वजह से मोहम्मद आदिल शाह डायरेक्टली गया नहीं। बट यहाँ पर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, इसको 1565 में ध्यान रखना, बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था 1565 में, ये 1556 की बात है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, देन 30 साल बाद उसी का पोता, बाबर का पोता अकबर लड़ता है बैटल ऑफ पानीपत 1556 में। जीत होती है बैरम खान की, ठीक है। अकबर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर मुगल डायनेस्टी का कंसिडर किया जाता है। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं का सबसे बड़ा बेटा था। इसका ओरिजिनल नेम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी था। जलालुद्दीन बस याद रखना, जैसे कि बाबर में तुमने ज़हीरुद्दीन याद रखा था, ठीक है। बाबर में तुमने क्या याद रखा था? बाबर में तुमने ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर याद रखा होगा, ज़हीरुद्दीन याद रखना है, ठीक है। और हुमायूं में क्या याद रखना है? हुमायूं का यहाँ पर ध्यान रख लो कि हुमायूं का जो ओरिजिनल नेम था दैट वाज मिर्ज़ा नसीरुद्दीन। तो इसमें नसीरुद्दीन याद कर लो बस तुम, ठीक है। पूरा नाम क्या ही याद करोगे, मिर्ज़ा नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद खान हुमायूं पूरा नाम था, बेग खान हुमायूं, इन शॉर्ट हुमायूं। तो इसमें बस नसीरुद्दीन है, वहाँ ज़हीरुद्दीन, यहाँ नसीरुद्दीन, और यहाँ पर यानी अकबर की अगर बात करेंगे तो जलालुद्दीन, ठीक है। तो 13 साल के जब उम्र में ये इसका मतलब ताजपोशी हुई थी इसकी कलनौर पंजाब में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कहाँ पे ताजपोशी हुई थी अकबर की, तो कलनौर पंजाब में हुई थी। इसका रिएजेंट यानी ट्यूटर था बैरम खान। बैरम खान भी ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, 1 साल बाद इनको, किनको, बैरम खान को, ये विद्रोह छोड़ते हैं। जैसे नहीं तुम याद करो पुलकेशिन टू के टाइम पे मैंने बताया था, मंगलेश पुलकेशिन टू के चाचा थे, एक्चुअल में कीर्तिवर्मन थे। अब कीर्तिवर्मन का भाई थे मंगलेश, ठीक, और कीर्तिवर्मन का बेटा था पुलकेशिन टू, तो छोटा था तो मंगलेश रूल करने लगे। और जब मंगलेश रूल करने लगे, पुलकेशिन टू बड़े हुए, तो मंगलेश बोलते हैं यार सत्ता में काबिज तो हम ही रहेंगे, मज़ा आ रहा है सत्ता में। तो पुलकेशिन टू को फिर जैसे तैसे करके मंगलेश की हत्या करवानी पड़ी। वैसे ये अकबर ने किया। बैरम खान जब एक बार सत्ता का कोई भी स्वाद चख लेता है तो उतरना नहीं चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। आज भी आप देख सकते हो, एग्जाम्पल तो मैं नहीं दूंगा लेकिन आप देख ही सकते हो, एक बार सत्ता में कोई किसी को बिठाया गया अगर, तो उसको एक बार वही ना खून लगा अगर शेर के मुंह, तो उसको फिर पूरा तो वही है। तो बैरम खान फिर उतर नहीं रहे थे, तो क्योंकि मतलब अकबर ही थे, लेकिन बैरम खान का ये था कि भाई कुछ करके और हम थ्रोन पे बैठ जाएं। तो अकबर ने इनको साइड किया, ठीक है, बोला कि चच्चा निकल लो अब यहाँ से,
ठीक है, मक्का मदीना कहाँ जाना है ऑप्शन चूज़ कर लो, नहीं तो फिर मारना पड़ेगा फालतू में। हाँ, तुम्हारे बेटे को हम अपने अंडर में रख लेंगे, जो बाद में बनता है अब्दुल रहीम खाने खाना। कहीं कहीं पे एसएससी पूछता है क्वेश्चन कि खाने खाना का टाइटल किसको दिया, तो आंसर देता है एसएससी बैरम खान। लेकिन ध्यान रखना, अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? बैरम खान का बेटा था, जिसको कि अपनी सर्विस में अकबर ने रख लिया था, इसको भेज दिया कि तुम यहाँ से निकल लो, और इसकी जो वाइफ है उसे शादी कर ली, ऐसा माना जाता है अकबर ने। ठीक है, कि तुम मत जाओ, तुम यहीं पे रहो हमारे पास। ठीक है, क्या करोगी जाके वहाँ पे? ठीक है, इतना दूर है मक्का मदीना, बैरम खान को जाने दो अकेले। अकबर ट्राई टू विन ओवर द राजपूत्स वेर एवर पॉसिबल एंड इंडक्टेड राजपूत किंग्स इनटू मुगल सर्विस एंड ट्रीटेड देम एट पार विद मुगल नोबिलिटी। तो अकबर एक टॉलरेंट पॉलिसी के लिए जाना जाता है। टॉलरेंट पॉलिसी यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। जैसे बलबन ने तुगरिल बेग की सिर्फ कैंची नहीं बनवाई थी, उसने पूरी फैमिली की कैंची बनवा दी थी। अकबर ने बैरम खान की कैंची नहीं बनवाई, सॉरी बैरम खान की कैंची भी नहीं बनवाई, उसने बोला कि जाओ यहाँ से चच्चा, ठीक है, नहीं कैंची बना देंगे तुम्हें हम। लेकिन जो उसके फैमिली मेम्बर थे, जैसे कि हमने देखा कि अब्दुल रहीम खान उनको सर्विस में रख लिया। ऐसे ही राजपूत के साथ डायरेक्टली इसलिए पहले वॉर पे नहीं गया, इसने कुछ ना कुछ अलायंस बनाने का वो किया। जैसे कि जो कछवार राजपूत रूलर्स थे आमेर के, आमेर जो प्रेजेंट डे जयपुर में पड़ता है, उनकी कैपिटल भी जयपुर थी उस समय। तो उनकी बेटी थी, उस जो रूलर थे उनका नाम था क्या नाम था उसका? भरमाल जी। हाँ, तो यहाँ पे लिखा भी तो हुआ है भरमाल। ठीक है, भरमाल इनकी बेटी थी हरखा बाई। अब कहीं कहीं पे लिखा रहता है जोधा बाई। ठीक है, वो जो मूवी भी आई थी आशुतोष गोवारिकर की, कौन सी, जो क्या नाम था उसका, यही तो नाम था कुछ, जोधा अकबर है ना, जोधा अकबर नाम था। तो उसमें भी जोधा बाई दिखाया गया है, लेकिन जोधा बाई नहीं। और ऐसा नहीं कि पता नहीं होता है मूवी बनाने वाले को, सब पता होता है, इतने भी वो नहीं होता है। लेकिन मूवी तभी चलेगी जब मूवी में क्या होगा, मसाला होगा थोड़ा सा। तो मसाला डाला है, लेकिन ध्यान रखिए, मतलब कई बहुत डिस्प्यूट भी है इस पर, लेकिन हिस्टोरियंस जो मानते हैं उस पर जो ये यही है कि हरका बाई वॉज दी डॉटर ऑफ भरमाल, जो कि कछवार राजपूत रूलर थे आमेर के, और उन्हीं के साथ शादी करी किसने? अकबर ने। एक्चुअल में ऐसा नहीं कि कोई जबरन शादी करी, ऐसा स्टूडेंट्स बताते हैं। इन्होंने क्या किया था कि जो भरमाल थे, तो इनके जो भाई थे पूरनमल, तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट था इनका, और जब कॉन्फ्लिक्ट था तो फिर हेल्प मांगी भरमल ने अकबर से कि भाई हेल्प करो, और हेल्प के बदले यू कैन मैरी आर डॉटर, यू कैन मैरी माई डॉटर। तो फिर अकबर ने एक्सेप्ट किया कि बात तो सही है। ठीक है, तो हरका बाई को लेके आए, प्लस अकबर हरका बाई के भाई जो थे, भाई का नाम क्या था? भाई का नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उनका ऐसा नाम इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हरका बाई का एक कजिन था, उसका नाम था राजा मान सिंह। आपने नाम सुना होगा, यही राजा मान सिंह है जो बाद में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की फोर्सेस को लीड करता है। ठीक है, राजा मान सिंह को उठा के ला गया था। मतलब ये भी माना इस मतलब ये लिखा भी हुआ, माना क्या था टेस्ट टू, कि भाई जब ये गए थे, शादी आदि काइंड ऑफ हुई थी, तो राजा मान सिंह वहीं खड़े थे, और इनका काफ़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन था। तो अकबर ने ऐसे बोला था कि जब भगवान मतलब ब्यूटी सौंदर्यता बांट रहे थे, तुम गए नहीं थे क्या वहाँ पे? तो राजा मान सिंह ने बोला, हाँ तब तो नहीं गया था मैं, लेकिन उस समय मैं प्रेयर कर रहा था, मतलब पूजा पाठ कर रहा था उस समय, लेकिन जब भगवान वेलर यानी करेज बांट रहे थे तो मैं वहाँ पे ज़रूर गया था। तो फिर मतलब इससे इंप्रेस होकर अकबर इसको अपने कोर्ट में लाए, और हम आगे चल के देखेंगे कि वन ऑफ दी सबसे हाई पोजीशन में गए राजा मान सिंह। ठीक है, जो हरका बाई के क्या थे? कजिन। तो और बाद में इन्हीं हरका बाई जो हैं, जो इनके जो हरका बाई के भाई थे, ठीक है, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, इनकी बेटी की शादी जहांगीर से होती है, जो अकबर का बेटा होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और सूरजमल भगवान दास, सूरजमल नहीं, भगवान दास, यस यस, प्रीतम पाल ने सही बताया, भगवान दास उनका नाम था। ठीक है, तो भगवान दास को लेके आया था, और भगवान दास की बेटी से शादी करी थी किसने? जहांगीर ने। खैर, ये क्या है? ये है आपका कुंभलगढ़ का फोर्ट। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये है आपका कुंभलगढ़ का फोर्ट, कुंभलगढ़ का किला। अब इतने फोर्ट 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 हम देख रहे हैं, तो एक नोट यहाँ पर लिख लेना, एंड दैट इज़ कि इंडिया में जो ओल्डेस्ट फोर्ट कंसिडर किया जाता है, सबसे जो पुराना किला कंसिडर किया जाता है, वो पुराना किला नहीं है जो हुमायूं ने बिल्ड, जो शेर शाह ने बिल्ड किया, इट इज़ दी कांगड़ा का फोर्ट। ठीक है, जो कांगड़ा फोर्ट है हिमाचल में, वो सबसे ओल्डेस्ट फोर्ट है। इसी में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। अब मैं कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? क्योंकि इसको बिल्ड किया था सिसोदिया राजपूत रूलर्स ने। सिसोदिया राजपूत रूलर्स जो कहाँ पे रूल कर रहे थे? जो रूल कर रहे थे मेवाड़ में, राजस्थान में पड़ता है। अब इनके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बाबर के टाइम से चला आ रहा था, याद हो अगर आपको राणा सांगा।
अब राणा सांगा का बैटल हुआ था खानवा 1527 में, लेकिन वो कोई फाउंडर नहीं थे सिसोदिया राजपूत वंश के। सिसोदिया जो राजपूत वंश है बहुत पहले, तकरीबन आप मान सकते हो 15th सेंचुरी। अब ये तो हम बात कर रहे हैं जैसे कि 1527 में लड़ा गया, तो ये तो 16th सेंचुरी हो गई। 15th सेंचुरी यानी कि 15 अर्ली 15 सेंचुरी यानी 1420 1430 के टाइम पे ये यहाँ पर सेटअप हुआ था। और ये सिसोदिया राजपूत रूलर्स खुद को जो लव कुश, जो राम जी के दो बेटे थे, तो उसमें से जो लव है उनके डिसेंडेंट्स खुद को बताते हैं। खैर, तो ये जो सिसोदिया राजपूत रूलर हैं, जो सूर्यवंशी राजपूत रूलर्स खुद को कंसिडर करते हैं, उन्होंने ये कुंभल गोट फोर्ट को बनवाया था। तो उनके राजा कुंभा थे, उन्होंने इसको बनवाया था। और इसकी जो वॉल है, इसकी वॉल है जो ये आप दीवार देख रहे हैं, इट इज़ 36 किलोमीटर लॉन्ग, 36 किलोमीटर लंबी है। और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद इसको दूसरी दुनिया की सबसे लंबी वॉल कंसिडर किया जाता है। आप में से कोई है यहाँ पे गया हुआ? गया तो होगा ही कोई ना कोई। ठीक है, मैं भी अपना भारत भ्रमण शुरू करने वाला हूँ, भारत दर्शन ईयर के एंड में। या तो कर्नाटक से शुरू होगा या तो राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे किले हैं और कर्नाटक में बहुत सारे मंदिर हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी मतलब वर्थ वॉचिंग टाइप है। तो 36 किलोमीटर, और इसकी जो वॉल है इतनी मोटी है कि इसमें 8 घुड़सवार एक साथ पैरेलली चल सकते हैं। मतलब 8 घुड़सवार घोड़े के साथ यहाँ पर चल सकते हैं। इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं कि पूरा बैटल वहाँ से लड़ा जा सकता है दीवारों से ही। ठीक है, तो 36 की, तो ये राजा कुंभा ने बनवाया था 15 सेंचुरी में। तो उसी सिसोदिया राजपूत रूलर के डिसेंडेंट थे ये हमारे राणा सांगा, जिन्होंने लड़ा बाबर के साथ। और इन्हीं के ही पोते थे राणा सांगा के महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, जिनको राणा प्रताप सिंह के नाम से हम जानते हैं, इन्होंने लड़ा बाबर के पोते के साथ यानी अकबर से बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन द ईयर 1576, 1576 में। जीत तो होती है अकबर की फोर्सेस को, और अकबर की फोर्सेस को लीड कौन कर रहा था? ये वही मान सिंह है, जो किसका कजिन है, हरका बाई का, वही जो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला। ठीक है, तो वही लीड कर रहा था। और ये महीनों चलाई है, महीनों चलाई है, क्योंकि ये जो थे माने जाते थे, क्योंकि सब ने, कछवा राजपूत रूलर हमने देखा, अपनी डॉटर दे दी। ऐसे हम राठौस को भी देखेंगे, उन्होंने दे दी। और इनका ये था सिसोदिया का कि अगर किसी ने डॉटर या दी या डायरेक्ट मतलब अपनी डॉटर दी हराम में, हराम वही जो मैंने आपको पहले ही बताया था, यानी कि जो मुगल्स हैं, उन जो इस्लाम होते थे, उनके जो औरतें रहती थी जहाँ पर, तो उनको हरेम बोला जाता है। तो हराम में अगर किसी ने दिया तो उस रूलर के साथ हमारे कोई रिलेशन नहीं रहेंगे, ऐसा सिसोदिया राजपूत रूलर्स का कहना था। तो इसी वजह से ये एकदम अकेले भी पड़ गए थे, क्योंकि सब ने तो अपने डॉटर दे दिया था। और लेकिन ये क्या है, कभी भी इन्होंने अभी तक मुगल्स की सुजरैनिटी एक्सेप्ट नहीं करी थी, और अभी भी नहीं करी है। आगे करेंगे जहांगीर के टाइम पे, जब जहांगीर भी बोलेगा कि ठीक है आपस में मिल जुल के रहते हैं। तो अकबर के टाइम पे भी भले इनको अपना जो कुंभलगढ़ फोर्ट है इससे जाना पड़ा, क्योंकि फाइनली चढ़ाई कर दी थी, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ का जो पानी वानी है उसमें जहर मिला दिया अकबर की सेना ने, जिससे कि यहाँ के जो भी पानी उसमें जहर आ गया, तो डेथ हो गई काफ़ी सारे सोल्जर्स और यहाँ की प्रजा की भी। और इसकी वजह से यहाँ पर राणा प्रताप काइंड ऑफ डिफीट हुआ उनका, लेकिन उन्होंने डिफीट एक्सेप्ट नहीं करी, और वो ना ही अकबर के हाथों, मतलब उन्होंने अकबर की सुजरेनिटी का भी एक्सेप्ट करी। ठीक है, वो जंगल वगैरह में चले गए, और उनकी जो करेज है, जो ब्रेवरी है, उसको आज भी यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें कि इनकी ब्रेवरी या करेज के बारे में लिखा हो, क्योंकि एज सच कोई हिस्टोरियन नहीं था उस समय जो जिसने कोई किताब लिखी हो। ठीक है, ये तो बाद में हमें 50-60 साल बाद जो किताबें लिखेगी उसमें इनकी ब्रेवरी के बारे में पता चलता है कि कितने ये ब्रेव थे। खैर, फिर इसके बाद यहाँ पर हम अकबर पे बैक टू अकबर 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 का ही देख रहे हैं। लेकिन हल्दी घाटी का जो बैटल होता है 1576 में, हल्दी घाटी जो राजस्थान में जगह पड़ती है वहाँ पे होता है। तो अकबर ने एक नया धर्म बनाया। अभी इसमें भी डिस्प्यूट है कि ये नया धर्म है या नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोग इसको धर्म नहीं मानते हैं। एक सेकंड रुको। हेलो, एक सेकंड रुकना बस, है ना। एक्चुअली में है क्या ना कि हम
गांव में कुछ ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं अपने, ठीक। तुम्हें बताएंगे, एक सेकंड रुको। तो उसी को लेके जो है कॉल था कुछ। चलो, भंडारा नहीं, भंडारे से कहीं बड़ा है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, ठीक है। तो उस इवेंट के बारे में बताएंगे आपको, मतलब काइंड ऑफ, चलो बता ही देते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट है, ठीक है, क्योंकि पापा वॉलीबॉल खेलते थे हमारे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है पता भी, मैंने पहले बताया था। और वो मतलब जहाँ पे फोर्स में थे, वो फोर्स में भी जहाँ पे भी थे वहाँ पे वॉलीबॉल में उन्होंने काफ़ी ट्रॉफीज़ वगैरह भी जीती थी। काफ़ी अच्छे प्लेयर थे, मतलब अब गांव में काफ़ी वो चर्चा वगैरह भी है वॉलीबॉल को लेके। तो फिर से उसी स्पोर्ट्स को रिवाइव करवा रहा हूँ मैं पापा के नाम पे। और ना सिर्फ वॉलीबॉल बल्कि और बाकी स्पोर्ट्स भी, ठीक है। एंड आप लोगों को इसलिए भी बता रहा हूँ, और आप लोगों का थैंक्स भी मैं बोलना चाहता हूँ, बिकॉज अगर मैं ये करवा पा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, पैसे के बिना ये पॉसिबल नहीं होती हैं चीज़ें। और पैसा अगर मेरे पास पॉसिबल है थोड़ा बहुत, तो वो जो आप लोग की फ़ीस होती है, ठीक है, जो आप लोग बैच लेते हैं, तो उससे हो पाता है। तो उसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर जो मैंने पहले जो मैं करवा पा रहा हूँ गांव में अपने इवेंट, या फिर मैं किसी की हेल्प कर पाता हूँ कि किसी की शादी होती है तो उसमें, ठीक है। और मतलब अभी भी हम लोगों ने एक ऐसा दिया था, ठीक है, मतलब वो मैंने बताया नहीं तो बताना उसमें क्या ही है, लेकिन हाँ इवेंट है तो इवेंट आप लोगों के साथ शेयर मैं कर रहा हूँ। उसके कुछ नहीं होगा तो पिक्चर्स वगैरह भी शेयर करूँगा। अभी ऑर्गेनाइज कुछ ही दिन में करवाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब फरवरी में होगा, अभी जनवरी में तो नहीं, फरवरी के मिड में के अराउंड होगा। तो उसमें इवेंट टाइप होगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे हमारे उस टाइम पे निकले थे, पापा के टाइम पे, जो स्पोर्ट्स के थ्रू निकले थे, वॉलीबॉल के थ्रू, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि फिर से वो चीज़ रिवाइव हो, और फिर से गांव जो हमारा काफ़ी थोड़ा सा ड्रग्स और इन सब की चपेट में जा रहा है, तो सही डायरेक्शन में जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अकबर पे वापस आते हैं। तो इसने एक नया रिलीजन स्टार्ट किया जिसको हम दीन इलाही के नाम से जानते हैं। अब ये जो रिलीजन था, ये सारे धर्मों का एक तरह से सिंथेसिस था। जैसे ने बताया, अकबर जो है टॉलरेंट पॉलिसी ये अपनाता था, ठीक है। फेस मैं बताऊंगा, ठीक है। मतलब आप लोगों को ही बुलाऊंगा, अभी अभी वाले में तो नहीं, लेकिन हाँ फ्रॉम दी नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आप लोग भी इन्वाइटेड रहेंगे एज चीफ गेस्ट। हाँ, नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप होगी, एंड क्रिकेट का भी चैम्पियनशिप होगा एक। हम्म, चलो। तो उसमें है क्या ना कि पूरा सब इवेंट प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना काफ़ी मुश्किल है। अब जब हो करवा रहा हूँ तो पता चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें होता है, टीम्स को इनवाइट करना, उनके रहने का, खाने का, सब कुछ, ठीक है, देखना, वो सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। तो खैर अकबर पे आते हैं। तो अकबर ने एक नया रिलीजन स्टार्ट किया था, दीन इलाही। और दीन इलाही में ये सारे धर्मों का एक तरह से सिंथेसिस था। और बीरबल वॉज द फर्स्ट टू एक्वायर दिस रिलीजन और टू एक्सेप्ट दिस रिलीजन। जैसे मैंने पहले बताया, कहीं कहीं पे इसको रिलीजन नहीं, एक नया ऑर्डर माना जाता है। खैर हमारी बुक्स में जो जो गवर्नमेंट बुक्स हैं उसमें रिलीजन ही बोला गया, तो हम रिलीजन ही मानेंगे, दीन इलाही, ठीक। और अकबर ने अब क्या क्या बनवाया वो देखते हैं। तो अकबर ने सबसे पहले तो फतेहपुर सीकरी की सिटी बनाई। अब था क्या कि अकबर हो चुका था लगभग 26-27 साल का, ठीक है। उसका कोई बेटा नहीं हो रहा था। चिंतित हो गया था, बिकॉज तब तो यार 20 साल में से शादियाँ हो जाती थी, 18-20 साल में, और बेटा तो हो ही जाता था 22-23 साल तक। अब बेचारा वो 27-28 साल का होने को आया, बेटा नहीं हो रहा था 26-27 साल तक, है ना। आजकल शादियाँ ही 27-28 26-27 तक में होती हैं, है ना। तो बेटा हो नहीं रहा था, तो फिर बेचारा परेशान होकर अकबर गया शेख सलीम चिश्ती के पास। तो और सलीम चिश्ती ने बोला कि बेटा जाओ, तुम्हारा बेटा होगा, और एक एक नहीं, तीन तीन होंगे। अकबर खुश, और अकबर के बेटा हो गया। सबसे पहला वाला हुआ जहांगीरी, ठीक है, सबसे पहला वाला जहांगीरी हुआ। और जब हुआ तो उसने फतेहपुर सीकरी सिटी यहाँ पर बनाई। आगरा के पास में ही पड़ती है ये सिटी, कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, ये एक सिटी है। और इसको कब बनाना शुरू करता है ये, तो जहांगीर का जन्म होता है 1569 में, 1569 में जहांगीर वॉज बॉर्न, ठीक है। जहांगीर का
जन्म होता है 1569 में। देन उसके बाद ये 1570 में या फिर 1571 के टाइम पे ये बनना शुरू होती है, 1570 के टाइम पे, ठीक है। 1571 जो सेकेंड बर्थडे है किसका, जो जहांगीर का बोल सकते हैं, उस तक कंप्लीट हो गई थी। और 1571 में ध्यान रखना 1571 में कैपिटल शिफ्टेड टू फतेहपुर सीकरी, कैपिटल शिफ्टेड टू सीकरी, इन शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, आप समझ जाएंगे फतेहपुर सीकरी की बात हो रही है। अब क्योंकि कैपिटल शिफ्ट की बात हो ही रही है तो आपको बता देते हैं 1585 में, 1585 में ये कैपिटल शिफ्ट फिर से हुआ सीकरी से लाहौर, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर था वो काबिज करना बहुत ज़रूरी था। हमने पता है क्योंकि सारे अटैक यहीं से होते हैं, याद कर लो इंडो ग्रीक के टाइम से और अभी तक सारे अटैक यहीं से हो रहे हैं कि नहीं, चाहे इंडो ग्रीक हो, चाहे पार्थियन हो, शाका हो, चाहे हूंस, चाहे आपके कुशांस हो, चाहे हूंस का अटैक हुआ हो, चाहे आपके ये इस्लामिक इन्वेजन हो, चाहे गौरी का हो, चाहे गजनवी, सब यहीं से आ रहे हैं। तो इसी उसको सिक्योर करना। तो 1585 में कैपिटल फिर से शिफ्ट हो गई, ठीक है, कैपिटल शिफ्ट हो गई 1585 में। देन 1598 में फिर शिफ्ट हुई, 1598 में अब फिर से शिफ्ट हुई, कहाँ से, आगरा, सॉरी लाहौर से आगरा, ठीक है। अभी लाहौर है ना, तो उसको लगा कि हाँ यार लाहौर तो कब्जा हो गया है, तो अब लाहौर से उसने कैपिटल को शिफ्ट किया कहाँ पर, आगरा में, ठीक है। तो कैपिटल शिफ्ट ध्यान रखेंगे। तो उसने बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया जब गुजरात में इसको विक्ट्री मिल गई, जब गुजरात में जीत गया कौन, अकबर, तो इसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। ये जो आप देख पा रहे हैं इट इज़ दी बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, जो फतेहपुर सीकरी में ही है। 1575 में इसको बनवाया गया, 1575 में बुलंद दरवाज़ा, जब गुजरात में जीत मिली किसको, अकबर को, ठीक है। आगरा फोर्ट बनवाया, लाहौर फोर्ट बनवाया, इलाहाबाद फोर्ट बनवाया इसने, और ठीक है ये आपको भूल जाना, ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे जिनको कि 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर बोला जाता है, जैसे कि हमने देखा था चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में कौन थे, नवरत्न थे कि नहीं थे, जिसमें कि कबीर दास वगैरह थे हमारे, ठीक है, अमर सिम्हा थे, कबीर दास, वेताल भट्टा ये थे। देन अष्ट दिग्गज किसके कोर्ट में थे, जरा बताओ कमेंट में, अष्ट दिग्गज किसके कोर्ट में थे। तो 9 जेल्स कौन थे, तो बीरबल एडमिनिस्ट्रेटर थे जो एडवाइस करते थे, अकबर बीरबल की कहानियाँ भी बहुत फेमस हैं। अबुल फजल स्कॉलर और स्टेट्समैन थे, ठीक है। अभी हम अबुल फजल के देखेंगे कौन सी बुक लिखी उन्होंने। फैज़ी की अगर बात करेंगे तो फैज़ी वाज द ब्रदर ऑफ अबुल फजल का ब्रदर था और स्कॉलर और स्टेट्समैन था। एक्चुअल में एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी बनवा के रखा था अकबर ने, एक कि जितने भी हिंदू टेक्स्ट हैं उनको जितने भी हिंदू टेक्स्ट हैं उनको पर्शियन में कन्वर्ट करवाया जाए। तो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट खोल रखा था और अकबर खुद पढ़ा लिखा था नहीं, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, जैसे मेरी बड़ी मम्मी थी बड़ी मम्मी की तरह बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं था। और ये क्या करता था अकबर, इसी वजह से जो भी इसने पेंटिंग्स पे ज़्यादा मतलब इसने बनवाई, क्यों, क्योंकि इसको पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, इसलिए तो इसने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी बनवा के रखा था। और इसीलिए इसने वो लोग जैसे बीरबल, अबुल फजल, जो लोग पढ़े लिखे थे उनके रिस्पेक्ट भी इसने करी, क्योंकि उसको पता था मुझे, उसको तो आता नहीं है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन कैसे सत्ता में काबिज रहना है वो तो अकेले नहीं बल्कि बाकी लोगों की, यानी काइंड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, उनका वो लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें रामायण को किसने किया ट्रांसलेट, तो रामायण को अब्दुल कादिर बदौनी ने किया, ठीक है, अब्दुल कादिर बदौनी ने इसको ट्रांसलेट किया। देन महाभारत को ट्रांसलेट किया पर्शियन में अंडर द टाइटल रज़्मनामा, यानी इसको टाइटल दिया रज़्मनामा, ठीक है, किसने, अब्दुल कादिर बदौनी और ये फैज़ी ने, जिसको भी हम देख रहे थे, ठीक है, इसको क्या टाइटल दिया, रज़्मनामा, ठीक है, रज़्मनामा टाइटल दिया गया। टोडरमल, नॉट टोल्डर, ठीक है, टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे। भगवान दास मनसबदार थे, भगवान दास वही है अगर आपको याद हो हरखाबाई के भाई, मान सिंह हरखाबाई के जो कज़िन हैं, मान सिंह, ठीक है, ग्रैंड सन ऑफ भारमल, याद है आपको, भारमल वही है हरखाबाई के पिता। तानसेन म्यूजिशियन थे, पहले इनके कोर्ट में नहीं थे मियाँ तानसेन, वो उनके बारे में भी हम देख रहे हैं तानसेन के बारे में। अब्दुल रहीम खाना, ये कौन है, बैरम खान का बेटा है, और मुल्ला दो प्याजा। तो ये नवरत्न है इसके कोर्ट के, ठीक है। इसमें फैज़ी की अगर बात करेंगे तो इसने हेल्प किया अकबर को इबादत खाना स्टार्ट करने में भी, ठीक है। और इबादत खाना क्या है, ये है जहाँ पर रिलीजियस डिस्कोर्स होते थे, रिलीजियस डिस्कोर्स मतलब रिलीजियस ऐसे कॉन्वर्सेशन होते थे जहाँ पर सारे धर्म के लोग एक तरह से बैठ रहे हैं और वहाँ पर रिलीजियस डिस्कोर्स हो रहा है, रिलीजियस चर्चा हो रही है, ठीक है।
और अगर हम बात करेंगे तानसेन के बारे में तो इनका ओरिजिनल नेम जो है वो रामतनु पांडे है। ध्रुपड़ बजाते थे, ध्रुपड़, और साथ ही ध्यान रखना इन्होंने ध्रुपड़ कंपोज किया और ये बजाते थे रुद्र, वीणा और रबाब। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, तो ही वॉज द पैटर्न ऑफ रुद्र, वीणा। ठीक है, यानी एक्सपोनेंट थे रुद्र, वीणा या फिर रबाब के। टाइटल जो है मियाँ का वो अकबर ने दिया। ये पहले कोर्ट में थे, यहाँ पे राजा रामचंद्र सिंह थे, तोमर डायनेस्टी के रूलर, जो ग्वालियर में रूल कर रहे थे। ग्वालियर का जो फोर्ट है वहाँ पर ये पहले मियाँ जो तानसेन है तब से रामतनु पांडे ही होते थे। ठीक है, तानसेन बिकॉज तान बड़ी अच्छी निकालते थे, सिर्फ तानसेन होते थे। मियाँ तो टाइटल अकबर ने दिया इनको, तो इन्होंने अकबर ने इनवाइट किया इनको, मियाँ तानसेन को। तो इनके रामचंद्र सिंह के रिक्वेस्ट में, पहले तो तानसेन जा नहीं रहते, देन इनकी रिक्वेस्ट में वो गए वहाँ पे। ठीक है, घराना इनका रीवा और ग्वालियर है, ध्यान रखना। रीवा घराना या फिर ग्वालियर घराना कुछ भी आ सकता है। और इनके गुरु का नाम है क्या? स्वामी हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास इनके गुरु का नाम है। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो जल्दी से बता देंगे। ठीक है, इबादत खाना भी देख लिया हमने, रिलीजियस डिस्कोर्स होता था, फैजी ने हेल्प किया था इनका। और तानसेन के बारे में देख लिया कि रामतनु पांडे इनका ओरिजिनल नेम था और एक्सपोनेंट थे इसका ये। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? PYQ पार्ट 5 शुरू होगा बैच जब ख़त्म होगा हमारा, क्योंकि इस बार सीजीएल के लिए उतना टाइम है नहीं हमारे पास, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। बॉटल कहाँ है भाई? ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर्शियंस एंड मुस्लिम्स आर पर्शियन तो भाषा है, ठीक है, मुस्लिम्स की। कौन सा? जो ईरान वाला रीजन है वहाँ का। सर अकबर कौन था? अकबर कौन था? हुमायूं का बेटा था और कौन था? तानसेन के राग से दिया बुझ जाता था। अब ये तो यार हमने नहीं पढ़ा कहीं पे दिया बुझ जाता, सुना तो हमने भी तुम्हारी तरह अब लेकिन जो सुना हुआ होता है वो तो पूछता नहीं एग्जाम में, है ना। दिया बुझ जाता था कि घड़ा गिर जाता था। नेक रोटेशन, हाँ थैंक यू याद दिलाने के लिए। सभी लोग नेक रोटेट कर लेंगे, थोड़ा दूर देख लेंगे, सो दैट आपकी जो आंखों का लेंस है अपनी फोकल लेंथ को, वो मतलब आंखों का जो लेंस है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो, उसको मिल जाए, है ना। खैर, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी, जो वन ऑफ दी क्या थे? नवरत्न। ठीक है, वन ऑफ दी नवरत्न में एक थे। और आपको पता है तानसेन फेस्टिवल भी होता है मध्य प्रदेश में, है ना। और अभी गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेटअप हुआ था रिसेंट में, इसी में तबला बजाने के लिए। ठीक है, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तानसेन फेस्टिवल यहीं पे होता है, तानसेन महोत्सव दिसंबर के टाइम पे होता है। तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी, जो अकबर की बायोग्राफी है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले वाले पार्ट में अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया, अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में। दूसरे वाले में अकबर का रेंज जो है उसके बारे में, उसका कैसा कैसा क्या कार्यकाल था। और तीसरे वाले में अकबर का प्रशासन बताया गया था, एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि शेर शाह सूरी से इंस्पायर्ड था। वही शेर शाह सूरी जिसने अकबर के अब्बू जान को हराया था। तो ऐने अकबरी इसको बोलते हैं, 3rd वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा को। ठीक है, अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने अडॉप्ट करके रखा था? तो पहले तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखते हैं। तो लैंड को इसने 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा था, पोलाज, परौती, चाचर और बंजर। पोलाज वो लैंड है जो बेस्ट टाइप ऑफ लैंड है, उसको फैलो का मतलब होता है खाली कभी नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, परौती वो लैंड है जिसको लगभग 1 से लेकर 2 या 2 से 3 साल तक फैलो यानी खाली छोड़ा जाता है। इसको 2 या 3 या 3 से 4 साल तक खाली छोड़ा जाता है। और ये 5 साल या उससे ज़्यादा से खाली पड़ी हुई है, उसको बंजर ज़मीन बोला जाता है। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड अकबर ने क्यों किया? क्योंकि अब वो ऐसा नहीं बोल देगा कि भाई ये जो है तुम्हारा एनुअल बेसिस पे लैंड का रेवेन्यू करेंगे और उसके, या फिर तुम्हारी लैंड से तुमको सबको इतना हमें रेवेन्यू देना है। सबको इतना रेवेन्यू नहीं, क्योंकि हमने इसके टाइम पे देखा ना, किसके टाइम पे? शेर शाह, याद है? पट्टा और कबूलियत। तो वैसा टाइप ही इसने किया कुछ कि भाई हमारे वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स आएंगे, आपका डिसाइड करेंगे 10 साल के बेसिस पे कि आपका जो लैंड है वो किस कैटेगरी में फॉल होता है और कितनी उपज दे सकता है हमको, उसका 1/3 आप दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सब पे एक हम टैक्स लगा देंगे, नहीं,
और ऐसा भी नहीं कि एक साल के बेसिस पे, जैसे आज हम आए तुम्हारी लैंड पे, अच्छा ऐसा है, उसके बेसिस पे डिसाइड कर देंगे ना। 10 साल का एवरेज लेंगे, कितना प्रोड्यूस करते हो तुम, उसके बेसिस पे देना तुम, ठीक है। तो इसी की वजह से काफ़ी एक्सेप्टेंस भी आई लोगों के, या फिर जो किसान थे उनके मन में अकबर के प्रति, ठीक है। तो इस सिस्टम को 10 साला सिस्टम बोला जाता है, जहाँ 10 साल के एवरेज के हिसाब से आपका रेवेन्यू डिसाइड किया जाएगा, और इसको हम जब्ती सिस्टम भी बोलते हैं, जब्ती या 10 साला। 1/3 ऑफ इट आपको देना होता था। जजिया को भी इसने अबॉलिश किया, जो नॉन मुस्लिम्स पे लगता था टैक्स। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इसने मनसबदारी सिस्टम को लाया कब? 1571 में, 1571 में। मनसबदारी सिस्टम क्या था वो तुम ये जो तीर कमान यहाँ फैले हुए हैं उससे मत समझो, जो मैं मेरी आवाज़ पे फोकस करो तुम और उससे समझो। मनसब होता है रैंक, मनसब का मतलब होता है रैंक। अब याद करो इक्ता सिस्टम, याद करो अमर नायक सिस्टम, वही है मनसबदारी सिस्टम कि भैया देखो हम तुमको मनसब एक अलॉट करेंगे, ठीक है। मनसब यानी कि हम तुम्हें एक लैंड दे देंगे, उस लैंड के तुम क्या होगे, तुम हकदार होगे, तुम भाई ये प्रशासन संभालोगे और तुम रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, सैलरी का कुछ हिस्सा अपने पास रखोगे, बाकी हमें दे दोगे। यानी कि हम तुम्हें जागीर भी दे रहे हैं, यानी रेवेन्यू राइट दे रहे हैं तुम्हें उसके। अलाउद्दीन किट ने इक्ता को ख़त्म किया था, कैश में पेमेंट की सैलरी शुरू करी थी। इसने बोला ठीक है कि मतलब ऐसा नहीं कि कैश में यहाँ पर नहीं होता था, लेकिन मोस्टली जागीर दे रखी होती थी। काफ़ी जो थे नीचे वाले मनसब के, अभी देखो मनसब का मतलब है रैंक। अभी रैंक कैसे डिसाइड होती थी? कि कोई पेपर होता था, पेपर में ऑल इंडिया रैंक निकलती थी ना। ये डिसाइड होता था कि आपको दिए जाएंगे घोड़े ओड़े, ठीक है। जैसे कि आपके पास हैं, आपको रैंक मिल रखी है जिसको जट बोलते हैं, जट का मतलब रैंक। तो आपको अगर मिल रखी 10 वॉज दी न्यूनतम मिनिमम रैंक, या फिर जट 10 न्यूनतम मिनिमम होती थी, 7,000 मैक्सिमम होती थी। तो सोचो जिसके पास 10, जिसको रैंक अलॉट की गई है, मतलब उसको 10 घोड़े मेंटेन करने हैं, 10 सॉरी घोड़े बोल रहा हूँ, 10 सवार मेंटेन करने हैं। सवार का मतलब है हॉर्समैन, घोड़े तो दुगना मेंटेन करने होते थे जिसको बोलते थे, ठीक है। दुगना का मतलब हो गया कि अगर 10 तुम्हारी जट है तो 10 तुम्हारे पास सवार होने चाहिए और 20 घोड़े होने चाहिए, ठीक है। और जिसके पास 7,000 है, सोच लो 7,000 का मनसब है, मतलब उसके पास 7,000 घोड़े सवार हैं, उसके पास 7,000 की सेना है उसके पास खुद अकेले। और 7,000 का जो ये मिल रखा था, ये एक तो राजा मान सिंह वही हरखाबाई के कज़िन, और मिर्ज़ा अजीज़ कोका, ठीक है। इन दोनों के पास थी बस ये 7,000 की मनसब। लेकिन अभी एमटीएस में सवाल पूछा गया था हाईएस्ट मनसब कितनी थी, तो 10,000 थी। उसने ये नहीं पूछा था अकबर के टाइम की कि किसके टाइम की, इन जनरल पूछा उसने हाईएस्ट मनसब किसकी थी, क्योंकि ये आगे भी कंटिन्यू रहा जहांगीर, शाहजहां, इन सब के टाइम पे भी। तो 10,000 की मनसब हाईएस्ट जो है गई थी, मिनिमम 10, समझ गए। जट आपको अलॉट की जाएगी तो उतने ही आपको क्या मेंटेन करने हैं, सवार मेंटेन करने हैं आपको। और आपको जागीर भी दी जाएगी उस पार्ट ऑफ लैंड की। जागीर का मतलब है रेवेन्यू राइट्स दिए जाएंगे। क्लियर इतनी चीज़। लास्ट एक्सपीडिशन ऑफ जो अकबर था वो था कहाँ का, वो था खंडेश का। खंडेश में चढ़ाई करी थी, आसिरगढ़ का एक, आसिरगढ़ का किला था, वहाँ पर लड़ाई हुई थी। और आसिरगढ़ का ये बैटल कहा जाता है, बैटल ऑफ आसिरगढ़, ठीक है। और इस बैटल में क्या होता है, ये लास्ट क्यों बनता है अकबर का, क्योंकि जब यहाँ पर, क्योंकि अकबर ने क्या किया था, ये सब तो कैप्चर कर लिया था, अब वो दक्खन की ओर मूव करना चाह रहा था। अब याद करो अलाउद्दीन सबसे पहले, अलाउद्दीन मूव किया था कि नहीं, मलिक काफूर को भेजा था, लूट के लाया था, लेकिन डायरेक्ट काबिज नहीं किया था उसने सत्ता पर। यादव साहब देवगिरी, होयसाल ऑफ हाले बीडू और ककातियाज ऑफ वारंगल और पांड्या ऑफ मदुरई को हरा के गया था सब लूट के। मोहम्मद बिन तुगलक नीचे गए, दिल्ली टू दौलताबाद शिफ्ट करी, लेकिन उस टाइम यहाँ पर बहमानी और विजयनगर एमर्ज हो गए। अब विजयनगर को बहमानीज ने हरा दिया, और अभी यहाँ पर क्या सीन चल रहा है, एमबीटी के टाइम पे विजयनगर बहमानी आए थे, नीचे विजयनगर ऊपर बहमानी। विजयनगर तो हार गया तालीकोटा में, बहमानी डिसइंटीग्रेट हो गए थे। किस में डिसइंटीग्रेट हो गए थे, 5 छोटे छोटे किंगडम। और 5 छोटे छोटे किंगडम कौन से निकल के आए थे, तो यहाँ पर निकल के आए थे बेरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बिदर। तो बेरार सबसे ऊपर था, तो यहाँ पर सबसे पहले टारगेट किया किसने, अकबर ने। खंडेश में गया, आसिरगढ़ के यहाँ पर लड़ाई हुई, लेकिन तब तक उसके लिए, जिसके लिए अकबर ने मिन्नतें मांगी थी, ठीक है, मिन्नतें मांगी थी कि वहाँ लड़का नहीं हो, लड़का हो जाए, उसके लिए फतेहपुर सीकरी सिटी बनवाई, उसी लड़के ने विद्रोह छेड़ दिया अकबर के खिलाफ। बोलता है नेक्स्ट सुल्तान हम बनेंगे। अकबर के जितने बाकी बेटे थे
वो सब एक एक करके इतने नशेड़ी थे, सब मर गए ज़्यादातर, इक्का दुक्का ही बचे, ज़्यादातर वो सब नशे के धुत्ते में मर गए। ठीक है, जहांगीर ही थोड़ा सा था जो ऐसा नहीं पीता, नहीं वो भी पीता बट कम पीता थोड़ा सा, तो बच गया वो थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन था वो भी एक नंबर का ऐसे नशेड़ी टाइप ही। ठीक है, जहांगीर, और जहांगीर ने विद्रोह छेड़ दिया अकबर के खिलाफ, तो अकबर जो है उसको वापस जाना पड़ा, समझाया, और ये सब जो है काफ़ी टाइम तक चला। ठीक है, अकबर काफ़ी इससे ज़्यादा, एक सेकंड को चार्ज लगा, तो अकबर काफ़ी इससे ज़्यादा चिंतित था। ठीक है, अकबर के जो आखिरी के दिन गुजरे वो ढंग से नहीं गुजरे। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि बच्चों के लिए उतना ही छोड़ के जाओ जितने में वो भूखे ना मरे, आराम से जितना पैसा कमाए हो पूरी मौज औज काट के जाओ। नहीं तो जो बच्चे हैं अगर काबिल हैं तो खुद से बना लेंगे। ठीक है, और अगर एकदम एकदम नकारे हैं तो जितना तुमने बनाया उसको भी गंवाने में टाइम दे लगाएंगे नहीं। जैसे जहांगीर के लिए कितने मन्नतें मांगी अकबर ने, कितना किया, लेकिन अकबर जो है लास्ट के टाइम सुकून चैन से नहीं गुजार पाया, क्योंकि जहांगीर इसके मतलब थ्रोन पे बैठने के लिए रिवोल्ट करता ही रहा, करता ही रहा, करता ही रहा, और अकबर की बात नहीं मानता था ये। तो फाइनली जो है अकबर को पता चल गया, अकबर के सामने ही कोरोनेशन कर दिया गया जहांगीर का, और जहांगीर बन गया अगला रूलर। ठीक है, क्योंकि जहांगीर का ये था, ठीक है, कि भाई, और जहांगीर जो हुआ था ना, जहाँ की कई सारी वाइफ थी, किसकी, अकबर की, लेकिन हरखा बाई जो हिंदू राजपूत रूलर थी, और हरखा बाई का ध्यान रखना टाइटल मिल रखा था मरियम उज़ ज़मानी, मरियम उज़ ज़मानी। ठीक है, तो इसमें मतलब हर जहांगीर ने बोला जो है अब हम वो जहांगीर नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। तो फुल इज्जत के साथ जो है जहांगीर को वो स्वॉर्ड, वो तलवार, जो बाबर की तलवार जो जो बाबर ने हुमायूं को दी थी, हुमायूं ने अकबर ने दी थी, वो अकबर ने जहांगीर को दी, जो आपने देखा होगा ये कमर में ऐसे पहन के रखते थे। ठीक है, तो वो टाइप ऑफ जो है दी तलवार। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा, यहाँ पर होता है हमारा ख़त्म। ठीक है, 1605 में डेथ हो गई, और टूम्ब है, मकबरा है आगरा में। बाबर कहाँ है, पहले तो आगरा में ही था, बरी किया गया था, लेकिन अभी काबुल अफ़गानिस्तान में है। हुमायूं का जो मकबरा है वो कब्र है वो दिल्ली में है, और इसकी यहाँ पर है। ठीक है, इनके टाइम पे 4 बाग हम देख चुके हैं। मिलिट्री कमांडर को फौजदार बोला जाता था। कोतवाल नहीं होगा तो हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज कल जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब और बाकी के उसके आगे वाले कल देखेंगे। दीवान जो होते थे जिनको रेवेन्यू राइट मिल रखे होते थे, और बख्शीश मतलब जो असिस्ट करते थे मिलिट्री कमांडर को। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर अब हम करते हैं, यहाँ पर हमारा सब खत्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। बाकी जिनको बैच वैच लेना है तो ले सकते हैं, उसी के अंदर आपको इंग्लिश का बैच भी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से डाउट आउट पूछ सकते हैं। क्लियर, चलिए। ये रिकॉर्डिंग जो होती हैं क्लास की और जो क्विजेज़ होती हैं सब आपको बैच के अंदर मिलती हैं, जो परमार जी के बैच 3.0 है उसके अंदर। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी है 1099 और लाइफ टाइम की है 1299। ऑलराइट, चलिए भाई, थैंक यू। और अभी हम करते हैं सवाल। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, डॉन बनेगा जॉन। फर्स्ट, अंडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंडर अकबर द सिस्टम ऑफ जब्त वॉज, देखो ये थोड़े से आपको टफ लगेंगे बिकॉज ये यूपीएससी के हैं, लेकिन यार थोड़े से हैं तो यार इनको कर लेते हैं। 10-11 क्वेश्चन है, बाकी एसएससी का तो शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, ये थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन सागर एसएससी 6 पॉइंट के और लाइक 2.8 के। अच्छा, लाइक कम है क्या? चलो कोई नहीं, तो मेन फोकस करो, मतलब आप पढ़ने पे लाइक वाइक की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझ जाओ लेक्चर उसी में ही, बस मैं मेरी प्रसन्न हो जाऊंगा मैं। ठीक है, अंडर अकबर, और अपना साम्राज्य तुम्हें दे दूंगा। अंडर अकबर द सिस्टम ऑफ जब्त वॉज स्टैब्लिश्ड ओवर अ लार्ज एरिया फ्रॉम पंजाब टू अवध, तो पंजाब से अवध तक था पूरा जब्त इसका। सही है ये। इन दी 17th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया द सिस्टम ऑफ जब्त लॉस्ट मच ग्राउंड टू सिस्टम ऑफ कंकूत। देखो 1605 में तो डेथ हो गई, और ये बिगनिंग है अगर हम देखें तो 17th सेंचुरी की। हम आगे पढ़ेंगे जहांगीर, शाहजहां, तो ऐसा हम कुछ देखते नहीं कि जब्त की जगह कुछ कंकूत आ गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, अगेन रिपीट, थोड़े टफ लग सकते हैं लेकिन करिए। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है तो पहले ख़त्म कर लेते हैं, देन आते हैं एसएससी वाले पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकबर आर करेक्ट, तो अकबर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1560 के टाइम पे अकबर हैड द फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड, तो आगरा का किला बनवाया था अकबर ने, और आगरा को अपना कैपिटल कब बनवाया था? 1598 में, 1598 में। तो पहला वाला सही है आपका।
1570 में अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल ऑफ फतेहपुर सीकरी। बिल्कुल 1569 में अगर याद हो तो जन्म हुआ था किसका, ये जहांगीर का। तो दूसरा वाला तो यार सही होगा, दूसरा अगर सही होगा तो ये वाला आप हटा सकते हो। अकबर ऑल्सो कमीशन अ वाइट मार्बल टूम ऑफ शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी बनाई थी, ठीक है। और ये अगर हम देखें बुलंद दरवाज़ा ही बनवाया था, है ना, जब गुजरात में उसको विक्ट्री मिल गई थी अकबर को 1575 में, वहीं पे रेड सैंडस्टोन से, है ना, जिसको कि लाल बलुआ पत्थर बोलते हैं हिंदी में। इन 1585 अकबर डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल बैक टू आगरा। 1585 में तो कैपिटल शिफ्ट हुई थी फतेहपुर सीकरी से लाहौर, लाहौर गया था ये। देन लाहौर से आगरा गया था 1598 1598। तो चौथा वाला गलत हो जाएगा, चौथा गलत, तो ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर इज नॉट एसोसिएटेड विद हुमायूं। हुमायूं के साथ कौन सा पेंटर एसोसिएटेड नहीं है, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसमें बेहजाद नहीं होगा, ठीक है, बेहजाद इंडिया से नहीं था ये, ठीक है, ये सब थे। फोर्थ, अकबर इशूड अ फरमान इन 1598 परमिटिंग इन द सिटी ऑफ खम्बाट। तो 1598 में कैपिटल भी शिफ्ट हुई थी, अगर आपको याद हो, आगरा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन किसका कंस्ट्रक्शन के लिए इसने जो है परमिट किया था, तो चर्च के लिए। आप सरप्राइज हो जाएंगे, चर्च के लिए। अब एक्चुअल में जो ये आप हम लोगों ने अभी देखा था, यहाँ पर जो फतेहपुर इसने सीकरी नहीं बनवाई थी सिटी अकबर ने, यहाँ पे जो इसने बनवाया था फोर्ट, ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, इसमें इस्लाम धर्म के बारे में नहीं लिखा है, हिंदू धर्म के बारे में नहीं लिखा है, इसमें जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखा है। जी हाँ, जीसस क्राइस्ट के बारे में, क्रिश्चियन धर्म के बारे में लिखा है इसमें, अगर आप कोई गया हो और किसी ने देखा हो तो, ठीक है। अगेन मैं भी नहीं गया यहाँ पे ठीक है, तुम्हारी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। Which of the following terms were used in the Indo-Persian sources of the Mughal period to denote a peasant? तो पेजेंट के लिए कौन से वर्ड का यूज़ किया था रैयत, असामी, मुजारियन या फिर मजूर। तो मजूर नहीं होता था, मजूर होता था एक काइंड ऑफ जो इनइक्वालिटी होती थी उस समय, कास्ट सिस्टम की इनइक्वालिटी होती थी, उसको पर्शियन लैंग्वेज में मजूर बोलते थे। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1 2 3। मन कौतूहल वर्क ऑन म्यूजिक वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द एजेस ऑफ। तो संगीत पर अधिकृत मन कौतूहल जिसके संरक्षण में तैयार, किसके संरक्षण में तैयार की गई है इसको, मान सिंह ऑफ ग्वालियर, तानसेन, मीराबाई या फिर आमिर खुसरो। मीराबाई का भी जिक्र नहीं है, आमिर खुसरो अलाउद्दीन के टाइम पे था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर, राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर, जहाँ पे मियाँ तानसेन भी थे। तो मन कौतूहल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज दी होम लैंड ऑफ बाबर। बाबर की होम लैंड क्या थी, फरगना थी, समरकंद थी, बुखारा थी या फिर आपकी सौगदियाना थी। तो ये था, फरगना के थ्रोन पे बैठा था 12 साल की उम्र में, है ना। द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। सर आप आचार्य प्रशांत को सुने और अपने विलेज में अच्छा कर रहे हो, और मैं टेस्ट करा रहा हूँ दरभंगा में। किस चीज़ का टेस्ट करवा रहे हो कुमार लक्ष्य जी, और 100 रुपये भेजने के लिए धन्यवाद आपका। किस चीज़ का टेस्ट करवा रहे हैं आप? चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक सेकेंड, तो सबसे ऊपर कौन होता था, ये डाउन क्यों नहीं हो रहा भाई, चलो, तो ये सबसे ऊपर होता था सूबा, देन होता था आपका सरकार, देन होता था परगना। असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में मतलब सूबा सबसे ऊपर होता था, जो प्रोविंस होती थी सूबेदार बैठता था यहाँ पे, देन आता था आपका सरकार, देन आता था सरकार में आमिल बैठता था आपका, एंड देन आता था आपका परगना सबसे उससे नीचे, ठीक है। योग वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाई निज़ामुद्दीन पानीपति। तो ये किसके टाइम पे हुआ था योग वशिष्ठ, तो अकबर, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन ए अकबरी इज नॉट करेक्ट। तो एन ए अकबरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, जल्दी से बताइए क्यों। कुमार लक्ष्य जी किस चीज़ का टेस्ट करवा रहे हैं? पढ़ लिया है मैंने मैसेज। अरे ये सर ये एसएससी के टेस्ट कर रहा है भाई बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, एसएससी के बच्चों के लिए कर रहे हो क्या आप? अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ज़रूरत पड़े, कुछ मदद कर सकूं तो ज़रूर बताना, है ना।
तो इट वॉज रिटन बाई अबुल फजल, यस, एन ए अकबरी, ठीक है। हमें पता है कि अकबरनामा का ये तीसरा वॉल्यूम था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ लार्जर वर्क कॉल्ड अकबरनामा का तीसरा वॉल्यूम था, ठीक है। अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। इट डिस्क्राइब्स द मुगल एम्पायर एज हैविंग अ डाइवर्स पॉपुलेशन एंड अ कंपोजिट कल्चर, यस। इट वॉज लेटर रिवाइज्ड बाई सादुल्ला खान ऑन द ऑर्डर ऑफ शाहजहाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन कर लो और उसके बाद आ जाते हैं अभी। वल्ला हबीबी, मेरे साथ अन्याय हुआ है, आप मेरे लास्ट 4-5 सुपर चैट के रिप्लाई नहीं दिए, अभी दे दिए ना वल्ला हबीबी, ठीक है। चलो, तो ऑल आर्मी ट्रूपर्स वर अलॉटेड मनसब, नॉट ऑल सर, सबको नहीं मिल रखा था, सबको थोड़ी ना मिल रखा है। तुम्हारे पास 5-6 हैं, ठीक है, आर्मी ट्रूपर्स, थोड़ी ना मनसब मिलेगी, कम से कम 10 वाली मनसब। और सबको समझो यार, जिसके पास 5-6 उसको नहीं मिल रहा है क्या मनसब कि भाई तुम ये सवार आवार लो, मतलब तुमको ऐसा कोई मनसब अलॉट नहीं होगा कि तुम्हें पार्ट ऑफ लैंड मिल गया, तो उसके लिए 10 होने ही पड़ेंगे। और अगर 10 हैं तो भी ऐसा नहीं तुमको जागीरदारी मिल जाएगी, यानी कि तुम्हें लैंड मिल जाएगा, हो सकता है तुमको कैश में दिया जाए, तुम्हें सैलरी दी जाए, है ना। तुमको अब मान लो तुम्हारे पास 10,000 घोड़े हैं तो उसके लिए तुमको लैंड थोड़ी ना दे दिया जाएगा, मन से इतना रेवेन्यू, मतलब समझ रहे हो। तो मनसब वर यूजुअली असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री। पोजीशन एंड सैलरी ऑफ मनसबदार्स वर इंडिकेटेड बाई न्यूमेरिकल डिजिग्नेशन कॉल्ड जेट, ठीक है। तो जो पोजीशन और सैलरी है वो जेट के बेसिस पे डिज़ाइन होती थी, जेट यानी रैंक आपकी, ठीक है, और एंसेस्ट्री के बेसिस पे नहीं मिलती थी। वर नेवर पेड इन कैश, मनसबदार को कभी कैश में पे किए नहीं थे। तो मैंने अभी बताया अगर 10-12 तुम्हारी मनसब है तो मैं इसके लिए जागीर नहीं दी जाएगी, तुमको कोई लैंड नहीं दी जाएगी, कैश में दिया जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर, पहला सवाल है आपका ये, पहला सवाल है, थोड़ा अच्छा सवाल है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर द इंपीरियल हाउस होल्ड ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मुगल प्रशासन होता था तो उस समय जैसे मान लो औरतें हैं, बच्चे हैं मुगल के रूलर के, ठीक है, तो उनका वैसे उनका देखना सब। अब अकबर डायरेक्टली तो नहीं जाएगा ना कि भाई जो हरका भाई हैं उनका साड़ी पहनने का मन कर रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है तो लेके आएंगे। तो उसके उन सारी चीज़ों को देखने के लिए मीर समन होता था, ठीक है, मीर समन होता था, ध्यान रखना। ये पूरा इंपीरियल हाउस होल्ड देखने के लिए कि भाई सब घर गृहस्थी का जो काम होता था वो ये देखता था, ठीक है, मीर समन। अगला सवाल देख लो, ये अभी करना नहीं यार, ठीक है, क्योंकि आंसर तो टैवर्नियर होगा इसका, लेकिन ये अभी क्योंकि वो जहांगीर के टाइम पे आता, शाहजहाँ के टाइम पे, तो इसलिए वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब यहाँ से आ जाओ, हु बिल्ट दी पत्थर की मस्जिद इन पटना, पटना में पत्थर की मस्जिद किसने, अरे यार ये सब अभी पढ़े नहीं, रुको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द रियल नेम ऑफ बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वॉज, तो बाबर का रियल नेम क्या था, तो ज़हीरुद्दीन याद रखना है आपको, ज़हीरुद्दीन, ठीक है। द मुगल एम्पर बाबर वॉज अ डिवोटी ऑफ डैश सूफी सिलसिला, तो किस सूफी सिलसिला का डिवोटी था बाबर, कादरी, सोहरावादी, नक्शबंदी या फिर चिश्ती। तो ऑप्शन नंबर सी नक्शबंदी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स हैड अज्यूम द टाइटल ऑफ पातशाह, तो पातशाह का टाइटल किसने अज्यूम किया था, हमने देखा था बाबर ने किया था पातशाह का टाइटल अज्यूम। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मार्क द बिगिनिंग ऑफ, तो क्या किस चीज़ की शुरुआत हुई थी फर्स्ट बैटल आया था बाबर एंड, तो पहला जो पानीपत का युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और ये हुआ था इब्राहिम लोदी के बीच में। मदनी राय के साथ 1528 में यहाँ पर बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राणा सांगा के साथ 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुआ था। 1529 में अफगान जो खासकर हमारी है लोधी वगैरह इनको हराया था उसने। आफ्टर ईयर ऑफ वॉन्डरिंग बाबर सीज्ड काबुल इन, तो काबुल पर कब यहाँ पर आक्रमण कर दिया था बाबर ने, तो ये बात है किसकी, वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या हो रहा है वॉइस को, एक सेकंड रुको। मुझे पता नहीं चलता है, इतना महंगा माइक ले रखा हूँ, ठीक है, सो दैट कि कोई दिक्कत ना हो। जब से लिया है तब से जो पुराना मेरा माइक था उससे ज़्यादा दिक्कत आ रही है इसमें। खैर, लैपटॉप भी चेंज किया इसीलिए कि कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जब से लिया दिक्कत ही दिक्कत है। तो 1504 में, ठीक है, फरगना के थ्रोन पे 1494 में बैठा 12 साल की उम्र में। देन 1504 में काबुल में आया और काबुल के बाद 1526 में दिल्ली में आक्रमण किया। अभी ठीक है, अभी कुछ नहीं होगा। सर मैं कौन से स्टेट से बताऊँ, प्रसानत बोरा, तुम या तो हो वेस्ट बंगाल से या हो असम से।
माइक की बैटरी नहीं ख़त्म हो गई भाई, लैपटॉप में कनेक्ट करना पड़ता है, लैपटॉप की बैटरी लेता है ये। वैसे तो फॉलोइंग बैटल्स वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा, तो कौन सा हुआ था? बैटल ऑफ खानवा। मदनी राय ऑफ चंदेरी, हसन खान ऑफ मेवात और महमूद लोदी राणा सांगा को ज्वाइन किए थे, ठीक है। और इनको किस बैटल में हराया था? ठीक है, बाबर ने हराया था इन सबको, है ना। मदनी राय को बैटल ऑफ चंदेरी में 1528, इनको 1529 में बैटल ऑफ खानवा में, सॉरी बैटल ऑफ घाघरा में, और 1527 में बैटल ऑफ खानवा में सांगा को। कबूली बाग ये कहाँ पर है? कबूली बाग किसने कंस्ट्रक्ट करवाई? कबूली बाग कहाँ है? पानीपत में है ये, हरियाणा में, और इसको बनवाया बाबर ने। ऑप्शन नंबर डी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन, अपना घर छोड़ने पर किसको मजबूर होना पड़ा? बाबर को। क्यों? क्योंकि उज़्बेक्स के अटैक बढ़ रहे थे फरगना के थ्रोन पे, इसलिए ये बैठा 1504 में आके काबुल में। 1527 में बैटल ऑफ खानवा फॉट बिटवीन बाबर एंड द रूलर ऑफ मेवाड़, तो 1527 में किसके बीच में वो सभी को पता है, राणा सांगा के साथ हुआ, ठीक है। कर लेंगे आप, ये सब आपको खुद से करने हैं। हु वॉज दी, ये जितने क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ खुद से करने, बेहद आसान सवाल है, ठीक है। इतना पढ़ाने के बाद आप आराम से कर सकते हो, इसी से मैं पूरा आज नहीं पढ़ाया हूँ, है ना। वॉज दी एल्डेस्ट ऑफ 4 सन्स ऑफ बाबर, तो सबसे बड़ा बेटा कौन था बाबर का? हुमायूं था। अस्कर, हिंडल, कामरान, ये सब लड़े थे हुमायूं से थ्रोन पे बैठने के लिए, ठीक है। बाबर डिफीटेड महमूद लोदी एंड सुल्तान नुसरत शाह, ठीक है। तो कब हराया था महमूद लोदी को? 1529 में बैटल ऑफ चौसा। तो यार 15 जलेबी खाने का क्यों एकदम से मन हो रहा है यार मेरा? 1539 में, ठीक है, ये बैटल ऑफ चौसा खेला गया। देन बैटल ऑफ कन्नौज 1540, इसमें हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, और दोनों में जीत हुई किसकी? शेर शाह सूरी की। बैटल ऑफ घाघरा था ये। खानवा तो 1527 में बाबर के साथ हुआ था, ठीक है। तो जुके बाबरी किसने लिखी? बाबर ने खुद लिखी, बाद में इसको बाबरनामा में ट्रांसलेट किया किसने? पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था, टर्किश में थी या ये पर्शियन में थी, इसको अब्दुल रहीम खाना ने ट्रांसलेट किया। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। आराम बाग कहाँ पर लोकेटेड है? आराम बाग, मूड सिंह। आराम बाग, आराम जो राम बाग हो चुका है उत्तर प्रदेश में, आगरा में, है ना। ए से आराम बाग, ए से आगरा। वेयर वॉज बाबर बरीड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1530, बाबर को पहली बार कहाँ दफनाया गया था? काबुल, आगरा, दिल्ली या फिर फरगना? तो फरगना के थ्रोन पे बैठा था ये, लेकिन आगरा में सबसे पहले दफन किया गया था, लेकिन काबुल में अभी प्रेजेंट टाइम में कब्र है इसकी, ठीक है। 26 जनवरी के दिन सर सबको जलेबी खिलाएंगे। चलो अभी आते हैं हुमायूं और शेर शाह के बारे में पढ़ते हैं। हुआ अमंग दी फॉलोइंग वाज द सक्सेसर, ये आप कर लेंगे यार, ठीक है। मुगल बाबर का सक्सेसर कौन था? क्यों? हु वॉज द सक्सेसर ऑफ बाबर? तो बाबर का सक्सेसर था हुमायूं, ठीक है। एज पर द तिमुरिद ट्रेडिशन हुमायूं हैड टू शेयर पावर विद हिज ब्रदर, जैसे तिमुरिद ट्रेडिशन में होता है कि अपने ब्रदर्स के साथ पावर शेयर करना होता है। तो हुमायूं हैड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली, आगरा, सेंट्रल इंडिया, वाइल हिज ब्रदर कामरान कंट्रोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? कामरान कहाँ का हाँ रीजन कंट्रोल कर रहा था, बताओ। सर आप सबका जलेबी का मन करवाओगे यार, एकदम से पता नहीं हुआ, ऐसा लगा कि जलेबी यार मिल जाए। वैसे मैं जलेबी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन पता नहीं एकदम से मन हुआ। हम्म, कोई है भी नहीं कि किसी से मंगवा लें यार जलेबी, ले आओ जाके। अब तुम लोग उसको जैसे ऑफलाइन चल रही होती, बोलते किसी को पैसे दे के भाग के लेके आओ जरा, तुम लोग भी मंगवाते, खुद के लिए मंगवाते। अब कोई है ही नहीं, तुम भी अकेले हम भी अकेले, ठीक है। चलो खैर, तो ये जो लीड कर रहा था कामरान, ये अफ़गानिस्तान वाला जो रीजन था, काबुल वाला, काबुल कांधार वाला जो रीजन है वहाँ पर, ठीक है। जो आपका, ठीक है। और जो अस्कर और हिंडल है, इनको संभल और अलवर का मिला था। तो अफ़गानिस्तान और पंजाब वाला जो क्षेत्र है ये मिला था काबुल और कंधार का, किसको? कामरान को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हुमायूंस टूम वॉज कम्प्लीट बाई, तो किसने कंप्लीट करवाया था इसको? बीगा बेगम ने या फिर हाजी बेगम ने? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट गार्डन टूम ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? पहला गार्डन टूम, तो ये हुमायूं का टूम है जो 4 बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है, 4 बाग में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वॉज बिल्ट बाई हुमायूं इन दिल्ली? तो हुमायूं ने कौन सी सिटी बनवाई थी? दीन पना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। मिर्ज़ा कामरान वॉज द ब्रदर ऑफ, पता है हुमायूं का था, ये कर लेंगे।
हाँ, आफ्टर द डेथ ऑफ ये सीजीएल 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं 13 साल का जो अकबर था वॉज कोरोनेटेड इन 1556 में इसका ताजपोशी हुआ। कहाँ पे हुआ था? कलनौर, पंजाब में। कर लोगे, चौसा कन्नौज कई बार किए हैं। एट विच द फॉलोइंग प्लेस इज द टूम ऑफ शेर शाह सूरी, तो शेर शाह सूरी का टूम कहाँ पर है? सासाराम, बिहार में। हु अमंग द फॉलोइंग मेडिवल रूलर्स फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सराई, सराई किसने बनवाए थे जीटी रोड पे? शेर शाह सूरी ने। पुराना किला किसने बनवाया दिल्ली में? अपने भैया शेर शाह सूरी ने। हुमायूं ने भी उसमें थोड़ा सा अपना रोल दिया था। हाँ जी, तो हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग जो है आपका, दैट इज़ जीटी रोड, वो कहाँ से कहाँ तक है? तो इंडिया में अगर बात करेंगे तो जो शेर शाह सूरी मार्ग है जो कि नेशनल हाईवे 1 है, NH1 इंडिया का, वो दिल्ली से अमृतसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अकबर के बारे के क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर, तो अकबर के नवरत्नों में से कौन था सीजल 2024 में? पुरंदर दास थे, स्वामी हरिदास थे, तो स्वामी हरिदास तो गुरु थे, ठीक है, और इनके तानसेन जी के, तानसेन आमिर खुसरो, तो तानसेन थे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला, वो वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, तो रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? टोडरमल, यही जो कि जब्ती सिस्टम या फिर जो हमने 10 साला सिस्टम पढ़ा था ना, वो यही लेके आए थे। जो 10 साला या फिर जब्ती सिस्टम पढ़ा था वो ये तो टोडरमल ही लेके आए थे। तानसेन द म्यूजिक लेजेंड हु वॉज द कोर्टियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट बिकम बिफोर कमिंग टू अकबर, तो किसके कोर्ट में थे तानसेन? रीवा, ग्वालियर घराने में थे, राजा रामचंद्र सिंह के अंडर में। रीवा या फिर ग्वालियर घराने से थे। आपके ध्रुपद कंपोज किए थे इंडियन गॉड और गॉडेसेस के लिए, ठीक है। और जो है तानसेन महोत्सव होता है मध्य प्रदेश में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वकील, और क्या था? ये ध्रुपद या रबाब बजाते थे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वकील अंडर द रेन ऑफ मुगल एम्पर अकबर हु रिसीव द टाइटल ऑफ खाने खाना, तो अब मैंने क्या बताया था, अब्दुल रहीम खाने खाना किसका बेटा था? बैरम खान का। तो एसएससी आपसे इसी का पूछते हैं, भी सीजीएल 2024 क्वेश्चन है, तो बैरम खान का टाइटल था। वही बैरम खान जिसने कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर की फोर्सेस को लीड किया था और विक्ट्री दिलाई थी जब अकबर 13 साल का था, ठीक है। कौन सा करेक्ट है मुगल एम्पर अकबर के बारे में? बस 5 क्वेश्चन और करेंगे, ख़त्म बस, ठीक है। हुमायूंस टुम हाजी या फिर ये बीगा बेगम ने बनवाया था, पूर्णिमाश जी, ठीक है। हो अरे यार, जलेबी कौन लाएगा मेरे लिए अब? क्यों? चलो, तो ही फॉट एंड वॉन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट द हिंदू किंग हेमू। गलत, क्यों? वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था भाई, थर्ड नहीं था। थर्ड तो आगे देखेंगे, मराठा और अफगान्स के बीच में हुआ था। ही फाउंड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही, यस, क्या पूछा था? करेक्ट ना, हो गया करेक्ट। ही वॉज डिक्लेयर्ड एम्पर इन 1502, भाई 1556 में हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसके बाद अकबर एम्पर बना था। वैसे तो कोरोनेशन कलनौर पंजाब में ही हो गया था, तो 1602 में तो यार 1605 में तो उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ही वॉज, और आसिरगढ़ का जो बैटल है वो उसका लास्ट बैटल था जो 1601-1602 में लड़ा गया था। ही वॉज हाईली एजुकेटेड, नो, मैंने बताया था एकदम अनपढ़ था वो। हु अमंग्स द फॉलोइंग मुगल एम्प्रेस गॉट क्लासिकल हिंदू मैथोलॉजिकल टेक्स्ट रामायण महाभारत को किसने कन्वर्ट किया था? अकबर ने। मैंने बताया था महाभारत को रज़्मनामा टाइटल से ट्रांसलेट किया गया था अब्दुल कादिर बदौनी और फैज़ी, तो इन शॉर्ट मैं लिख रहा हूँ बदौनी और फैज़ी ने किया था ट्रांसलेशन ये, ठीक है। और रामायण को ट्रांसलेट किया गया था बाई बदौनी। टू विच पोजीशन इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर डज दीवाने आला रेफर? दीवाने आला कौन होता था? आला रे आला, फाइनेंस आला, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर थे दीवाने आला। ये मैं आपको समराइज़ करूँगा, जैसे मैंने दिल्ली सल्तनत में आखिरी में समराइज़ किया था वैसे ही। अकबर्स फर्स्ट एक्सपेडिशन टूवर्ड्स डेक्कन वॉज सेंट टू अहमदनगर, ठीक है, याद करो, बेरार अहमदनगर, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेडिशन टूवर्ड डेक्कन था और उसका लास्ट था, मतलब अकबर का लास्ट एक्सपेडिशन था और साउथ में पहला था, अहमदनगर, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रिंस मुराद और अधम खान
मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फिर बीरबल। तो अब्दुल रहीम खाने खाना और यहाँ पर प्रिंस मुराद को भेजा गया था। और इसी अब्दुल रहीम खाने खाना को, सॉरी नहीं, इसको नहीं, अबुल फजल को, ये जो अबुल फजल जिसने अकबरनामा लिखी ना, और बीरबल को, इसके नशेड़ी बेटे यानी अकबर के नशेड़ी बेटे जहांगीर ने मार डाला था। अबुल फजल को और बीरबल को। बताते हैं तब अकबर उस रात 2 बजे तक रोया। ठीक है, बहुत रोया अकबर। ठीक है, और अकबर ने बोला कि अगर थ्रोन पे बैठना ही था तो मुझे मारता, उनको क्यों मारा। आमेर फोर्ट वॉज बिल्ट विद रेड सैंडस्टोन। आमेर का जो किला है वो रेड सैंडस्टोन से बना, नहीं जो गेरू क्या बोलते हैं उसको, बलुआ पत्थर, एंड वाइट मार्बल बाय विच रूलर इन 16th सेंचुरी। तो इसको किसने बनाया था? ये राजा जयसिंह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर, सॉरी, राजा मान सिंह ने बनवाया था आमेर का किला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आमेर, जो जयपुर, वही कछवा राजपूत रूलर, ठीक है, जिनसे शादी हुई थी अकबर की। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन क्या होता है भाई? जो रूलर है, जो किंग है, वो बाहर आएगा, मतलब बाहर इन द सेंस वहाँ खिड़की से बाहर आएगा, लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा, अपना दर्शन देगा, डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, झरोखा दर्शन अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डेली होता था झरोखा दर्शन, डेली। अकबरनामा, ये अकबरनामा का ही कौन से वॉल्यूम का पार्ट है? एन अकबरी। अकबरनामा के कौन से वॉल्यूम का पार्ट है? एन अकबरी, जिसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के बारे में बताया गया। पहला बताता है पूर्वजों के बारे में, दूसरा अकबर के रेन के बारे में, और तीसरा अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसका नाम है एन अकबरी। अब यार आप क्वेश्चन खुद से करेंगे, ठीक है। ऑफिसर नोन एज दीवान। दीवान कौन होता था? जुडिशियल ऑफिसर, फॉरेन अफेयर का, फाइनेंस का, मिलिट्री का। तो दीवान होता था फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, जो नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। ठीक है, कल क्लास होगी ही, आप बता दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। बाकी कुछ हो इक्का दुक्का अगर ना भी हो पाए तो लोड मत लेना, क्योंकि कल पूरा हो जाएगा आपका मुगल वाला। ठीक है, हो सकता है इक्का दुक्का क्वेश्चन उसके बेसिस पे हो, करिएगा जितने हो जाएं, और फिर जब पढ़ लेंगे तो उसके बेसिस पे बताइएगा आप कि कौन नहीं बना आपसे। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाती है? प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप कहाँ है? बैच के अंदर आपको एक लिंक मिल जाता है प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का, और बैच है आपका परमार अकेडमी एप्लीकेशन और वेबसाइट में। ऑलराइट, माँ कुम जा रहे हो आप? यार जा तो रहा हूँ, कुछ जाने का प्लान तो कल ही था मकर संक्रांति में, लेकिन सॉरी कल नहीं, आज था प्लान, आज दोपहर में निकलने का और कल डुबकी लगाने का, लेकिन हो नहीं पाया वो सक्सेसफुल, क्योंकि एक्चुअल में आज तारीख लगी है कोर्ट केस जो तुम्हें बताया था पहले, हो सकता है पता हो, तो उसमें ठीक है, उसकी वजह से आज नहीं हो पाया वो। ठीक है, क्योंकि तारीख में जाना पड़ता है कचहरी, तो इस वजह से अगला वाला जो संडे होगा, सो दैट आपकी क्लास भी मिस ना हो, उस हिसाब से जाऊंगा मैं। सैटरडे को जाऊंगा, संडे को ही लौट आऊँगा, सो दैट आपकी क्लास भी मिस ना हो, है ना। चलो, जोमेटो कर लो। जोमेटो और कब तक करेंगे ना, तब तक मूड कहीं और स्विंग हो चुका होगा ठीक है, इस बैच के अंदर आपको इंग्लिश की क्लास, कंप्यूटर, सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।